हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आशीष की ये बात सुनकर उसी के शरीर के अंदर रह रहे क्रिस्टोफर को समझ में आ गया था कि आशीष ने उसे पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था। अब क्रिस्टोफर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ ही देर में इन सारी बातों से अनजान अनीका क्रिस्टोफर को उसी के शरीर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर करने वाली थी। एक ही शरीर के अंदर रह रहे क्रिस्टोफर और आशीष के बीच चल रही जंग में अब आशीष पूरी तरह से क्रिस्टोफर पर हावी हो गया था। दरअसल उन दोनों के बीच की सच्चाई ये थी कि क्रिस्टोफर बचपन से ही काफ़ी ज़िद्दी और अड़ियल रहा था। घूमना एक्सपेरिमेंट के दौरान जब क्रिस्टोफर के आसपास उसके भाई बहनों की मौत होने लगी तब वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट और गुस्सैल हो गया था। क्रिस्टोफर को अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नज़र आ रही थी। उस वक्त गुस्सैल और अड़ियल दिमाग वाले क्रिस्टोफर को शांत करने के लिए क्रिस्टोफर के शरीर और दिमाग के अंदर एक दूसरी आइडेंटिटी ने जन्म लिया जिसका नाम था आशीष डोगरा। आशीष क्रिस्टोफर के बिल्कुल विपरीत था। वो काफ़ी शांत स्वभाव का था और कई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से आशीष बड़ी ही आसानी से क्रिस्टोफर को बाहर निकाल देता था जहाँ से बाहर निकलना क्रिस्टोफर के लिए मुमकिन नहीं था। बचपन से ही आशीष हर चीज़ एक प्लानिंग के तहत करता था। उसकी हर चाल अपने फ़ायदे से जुड़ी हुई थी। वो एक के बाद एक क्रिस्टोफर की ज़िंदगी में आ रहे दुश्मनों को रास्ते से हटाता गया। क्रिस्टोफर उसे अपना सच्चा दोस्त समझता रहा। क्रिस्टोफर आशीष पर इतना डिपेंडेंट हो गया था कि वो धीरे धीरे आशीष की कही हर बात को मानने लगा। वक्त जैसे जैसे बीतता गया क्रिस्टोफर और आशीष के बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी आने लगे। जब बूढ़े किंग ने क्रिस्टोफर को अनिका के बच्चों का बाप बनने की प्लानिंग बताई तो क्रिस्टोफर ने सीधे सीधे बूढ़े किंग को मना कर दिया। आशीष ने बचपन से अनिका से थोड़ी बहुत दोस्ती कर रखी थी क्योंकि आशीष बचपन से जानता था कि एक न एक दिन स्वाति मल्होत्रा से जुड़े हुए तार के कारण अनिका जरूर उसके काम आएगी। बचपन से आशीष ये भी जानता था कि अगर V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का कोई जरिया था तो वो थी सिर्फ अनिका। आज आशीष के सारे मकसद पूरे हो चुके थे। अनिका ने आशीष को V16 पावर ड्रग देकर बचा लिया था और अब आशीष पूरी तरह से क्रिस्टोफर को अपने शरीर से बाहर निकालकर क्रिस्टोफर के शरीर पर कब्जा कर लेना चाहता था। आशीष ने अपनी एक अलग ही इमेज बना रखी थी। सारे के सारे इल्ज़ाम क्रिस्टोफर अपने साथ लेकर जाने वाला था और आशीष के रोहित और अनिका के सिर पर कई एहसान थे। वो स्पेशल डिपार्टमेंट का जासूस था और अनिका और रोहित की नज़रों में एक बेहद अच्छा इंसान था। क्रिस्टोफर को अपने शरीर से निकालने के बाद अपने ऊपर लगे सारे इल्ज़ामों को वो क्रिस्टोफर पर थोप कर कानून की नज़रों में भी क्लीन चिट पर पा लेना वाला था। ये सारी बातें सोचकर आशीष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आशीष के अंदर छिपे क्रिस्टोफर को अब समझ में आ चुका था कि वो शायद ज़्यादा देर तक अब अपने शरीर में रहने वाला नहीं था। क्रिस्टोफर ने अपनी नज़रें झुकाकर आशीष से कहा, मैं जाने से पहले एक बार अपने बेटे अलेक्जेंडर से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही आशीष ने उसकी ये बात सुनी तो उसने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे पागल समझते हो। अरे जिस इंसान ने इतनी गहरी प्लानिंग करके ये सब कुछ हासिल किया हो वो इतना पागल नहीं हो सकता कि तुम्हें इस तरह की इजाज़त दे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें अलेक्जेंडर को जाने से पहले मिलने की इजाज़त दी तो तुम क्या करोगे। तुम अलेक्जेंडर का विश्वास जीत लोगे और किसी न किसी तरह अलेक्जेंडर अपने माँ बाप का विश्वास जीत लेगा। हो सकता है कि मेरी पूरी की पूरी गेम बिगड़ ही जाए। इतनी मेहनत से मैंने ये बाजी अपने नाम की है। मैं इसे इतनी आसानी से मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। और कोई रिक्वेस्ट हो तो बोलो, अगर मैं पूरी कर सका तो ज़रूर करूँगा। अलेक्जेंडर जानता है कि तुम में और मुझ में उसका असली पापा कौन है। वो 2.5 फुट का बच्चा आज भी मुझे अपना बाप नहीं मानता, तुम्ही को अपना बाप मानता है। 1000 बार उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम बुरे इंसान हो और मैं यानी कि आशीष अच्छा इंसान हो, मगर पता नहीं क्यों मेरी आंखों में देखते ही वो तुम्हें मिस करने लगता है। बार बार लोगों ने उसके सामने कहा कि तुम एक घटिया इंसान हो, तुम शैतान हो, मगर नहीं, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उसके पापा एक खतरनाक आदमी है। पता नहीं इस छोटे से बच्चे के अंदर इतनी समझ कहाँ से है, मगर खैर उस पिद्दी से लड़के को तो मैं बहुत ही आसानी से अपने जाल में फंसा लूँगा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी और ख्वाहिश हो तो बोलो।
क्रिस्टोफर अब अच्छी तरह से जान चुका था कि वो जाने से पहले अलेक्जेंडर से नहीं मिल पाएगा। क्रिस्टोफर को किसी तरह अलेक्जेंडर तक अपने इमोशंस पहुंचाने थे। क्रिस्टोफर चाहता था कि एक बार अलेक्जेंडर को पता चले कि आशीष और क्रिस्टोफर में उसका असली डैडी कौन था। इसलिए ज़िंदगी में पहली बार अपनी आवाज़ दबाते हुए क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसे अपने हाथों से नूडल्स पकाकर खिलाओ। उसे नूडल्स खाना बेहद पसंद है। बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि जिस तरह से वो मुझे प्यार करता था उसी तरह से आने वाले दिनों में वो तुम्हें भी प्यार करे। कम से कम उसकी आंखों में मैं जिंदा रहूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। क्रिस्टोफर की ये बात सुनने के बाद अचानक आशीष ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी जांघ पर अपना एक हाथ मारने के बाद आशीष ने आईने की ओर देखकर कहा, तुम क्या मुझे सचमुच बेवकूफ़ समझते हो? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस अलेक्जेंडर को नूडल्स नहीं बल्कि चीज़ बर्गर पसंद है। क्रिस्टोफर ये सुनकर हैरान रह गया। तभी पूरी बात समझाते हुए आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, अरे जब जब तुम उस अंधेरे कमरे में उसे अकेले मिलते थे, मैं उसके बाद उस कमरे में इंस्टॉल किए हुए सीसीटीवी कैमरा की सारी फुटेज चेक करता था। तुम किस तरह से उससे बात करते थे, उसे क्या खिलाते थे, वो सारी बातें मैं उस सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए अच्छी तरह से जान लेता था। अच्छा हुआ मेरी ये सारी आदत अब मेरे काम में आ रही हैं। तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नज़र थी, मगर मेरी किसी भी हरकत पर तुम्हारी नज़र नहीं थी, और इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो। अगर मैं नहीं आता तो तुम उसी वक्त मर जाते जब तुम्हारे आसपास तुम्हारे भाई बहन मर रहे थे। तुम्हारी ये ज़िंदगी भी मेरी बदौलत है। अरे तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम इतने साल जिए हो, वो भी मेरी बदौलत। अब तो तुम्हें खुशी खुशी ये शरीर मेरे हवाले करके चले जाना चाहिए। क्रिस्टोफर जान चुका था कि अलेक्जेंडर तक पहुंचने की उसकी आखिरी ख्वाहिश भी नाकाम हो गई थी। क्रिस्टोफर जानता था कि आशीष बेहद ही चालाक और शातिर आदमी था, मगर वो ये नहीं जानता था कि बचपन से लेकर आज तक वो जिसे अपना दोस्त समझ रहा था, दरअसल वो आशीष उसी के खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। क्रिस्टोफर पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा था। वो वायलेंट होने ही वाला था। तभी आशीष ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अपने अंदर उठ रहे क्रिस्टोफर के इमोशंस को दबाते हुए आशीष ने तेज़ सांसें लेना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब आशीष ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें काफ़ी शांत नजर आ रही थी। आशीष ने क्रिस्टोफर को अपने अंदर दबा लिया था और आईने की ओर देखकर आशीष ने अपने आप से कहा, चलो मेरे भाई क्रिस्टोफर, तुम्हारा जाने का वक्त आ गया है। हो सकता है इस ज़िंदगी में यह हमारी आखिरी मुलाकात थी। वहाँ अलेक्जेंडर अपने कमरे में अपने बेडरूम में सारा दिन सोता रहा। अनीका, रोहित, आर्यन और रिया अलेक्जेंडर के जागने का इंतजार करते रहे। अनीका और रोहित ये बात अच्छी तरह से जान चुके थे कि अलेक्जेंडर के शरीर के अंदर V15 पावर ड्रग ने अपना साइड इफ़ेक्ट दिखाना शुरू कर दिया था, और उसी का नतीजा था कि अलेक्जेंडर कई कई घंटों तक बेहोश रहता था। V15 पावर ड्रग के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स अलेक्जेंडर के शरीर में नज़र आ रहे थे, उनमें से ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स न्यूरोलॉजिकल थे, यानी कि अलेक्जेंडर के दिमाग में V15 पावर ड्रग के वो साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर नज़र आ रहे थे जो साइड इफ़ेक्ट्स अलेक्जेंडर का दिमाग झेल नहीं पाता था, और इसलिए अलेक्जेंडर कई कई घंटों तक बेहोश रहता था। इस बार जब अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें खोली तो रात के 8 बज चुके थे। अलेक्जेंडर को होश में आया देखकर रिया और आर्यन दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। आशीष भी अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अलेक्जेंडर के कमरे में बड़ी ही शांति से अलेक्जेंडर के होश में आने का इंतजार कर रहा था। आशीष की आंखों में अलेक्जेंडर के लिए चिंता देखकर रोहित और अनीका को आशीष की फीलिंग्स अलेक्जेंडर के लिए काफ़ी गहरी नज़र आ रही थी। कभी आशीष अचानक ही अपने चेहरे से चश्मा निकालकर अपनी आंखों से आंसू पोंछता तो कभी जोर से दीवार पर अपना एक हाथ मार देता। पूरे दिन आशीष ने अनीका और रोहित के सामने ये दिखाने की कोशिश की थी कि अलेक्जेंडर के लिए उसके इमोशंस कितने गहरे थे। जब अलेक्जेंडर को होश आया तब आशीष ने भी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ला दी, और जैसे ही अलेक्जेंडर होश में आया आशीष दौड़कर अलेक्जेंडर के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहने लगा, अरे तुम जाग गए मेरे बेटे, कई घंटों से तुम सोए हुए थे। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। अलेक्जेंडर हैरानी से अनीका और रोहित की ओर देखने लगा। अनीका ने भी इशारे से अपनी आंख बंद करके अलेक्जेंडर को आशीष की बात मानने के लिए कहा। कई घंटों के बाद अलेक्जेंडर की नींद खुली थी, इसलिए अलेक्जेंडर को भी काफ़ी वीकनेस फील हो रही थी। वो जानता था कि पेट खाली होने की वजह से उसे ये वीकनेस फील हो रही थी, इसलिए आशीष की बात मानकर अलेक्जेंडर भी बिस्तर से उतरकर अनीका और रोहित के साथ नीचे हॉल की ओर जाने लगा।
जब अलेक्जेंडर डाइनिंग टेबल पर बैठा तब आशीष किचन में गया और एक बड़ी सी प्लेट अपने साथ ले आया। उस प्लेट को उसने ढका हुआ। जैसे ही आशीष ने अलेक्जेंडर के सामने वो प्लेट रखी और ढक्कन हटाया तो अलेक्जेंडर की नज़र प्लेट में रखे हुए चीज़ बर्गर पर पड़ी। चीज़ बर्गर को देखते ही अलेक्जेंडर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अलेक्जेंडर ने आशीष की ओर देखकर कहा, अरे वाह डैडी, आपको अभी भी याद है कि मुझे चीज़ बर्गर कितने पसंद हैं। आशीष ने बड़े ही प्यार से अलेक्जेंडर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये सारी बातें मैं कैसे भूल सकता हूँ। अलेक्जेंडर ने अनिका और रोहित की ओर देखकर कहा, यही है मेरे अच्छे वाले पापा। अब तो मुझे यकीन हो गया है। जैसे ही अलेक्जेंडर ने अपने मुंह से ये बात कही, आशीष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जो कमरे में मौजूद किसी ने भी नोटिस नहीं की थी। जब बच्चे खाना खाने के बाद अपनी अपनी गेम्स में बिजी हो गए तो अनिका आशीष को एक कमरे में ले गई, जहां अनिका ने एक छोटा सा क्लिनिक सेटअप किया हुआ था। अनिका ने आशीष को एक स्पेशल रिक्लाइनिंग चेयर पर बिठाने के बाद उससे कहा, देखो मैं तुम्हारी एक्यूपेंचर की ट्रीटमेंट शुरू करने जा रही हूँ। ये कहने के बाद अनिका ने एक बैग में से एक बड़ी सी सुई निकाली और आशीष की ओर देख कर कहा, देखो हो सकता है इस बार नॉर्मल टाइम से ज़्यादा वक्त लगे। तुम इस बार शायद काफ़ी देर तक बेहोश रहोगे, मगर ये समझ लेना कि ये तुम्हारी ट्रीटमेंट का आखिरी पड़ाव है। हो सकता है कि उसके बाद क्रिस्टोफर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से गायब हो जाएगा। अनिका की बात सुनकर आशीष मन ही मन मुस्कुराने लगा। वो मन ही मन क्रिस्टोफर को बाय कहने लगा। आशीष की सारी चाल कामयाब हो गई थी और अब ये आखिरी पड़ाव था। वो क्रिस्टोफर को अपने ही शरीर से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर को अपना बना लेने वाला था। आशीष अब जान चुका था कि जब वो फिर से अपनी आंखें खोलेगा तो एक नई ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर रही होगी। आशीष ने अपने चेहरे से चश्मा उतारकर साइड टेबल पर रख दिए और अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ट्रीटमेंट कभी गलत नहीं हो सकती। चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ उठानी पड़े, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए क्रिस्टोफर नाम के खतरे को तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर दूंगा। जैसे ही आशीष ने यह बात कही, अनिका ने आशीष की गर्दन के पीछे के हिस्से में एक बड़ी सी सुई चुभोई। सुई के चुभते ही आशीष ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही आशीष ने अपनी आंखें बंद की, उसके गले में तेज दर्द महसूस होने लगा। वो अच्छी तरह से जानता था कि अनिका उसके ऊपर एक्यूपेंचर कर रही थी। पिछले कई दिनों से अनिका आशीष पर एक्यूपेंचर करके आशीष के अंदर समाये क्रिस्टोफर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। आशीष अच्छी तरह से जानता था कि आज क्रिस्टोफर की ज़िंदगी का आखिरी दिन था और इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए क्रिस्टोफर की आइडेंटिटी, उसकी ज़िंदगी और उसका शरीर आशीष का हो जाने वाला था। अनिका एक के बाद एक आशीष की गर्दन में और उसके सर के निचले हिस्से में सुइयां चुभोने लगी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इंसान के शरीर में किस नस पर एक्यूपेंचर करने से इंसान का दिमागी स्ट्रेस कम हो जाता है। अनिका ने इसी तरह एक्यूपेंचर का प्रयोग करके बूढ़े बाबा को इतने सालों की गुमनामी से बाहर निकाला था। जब अनिका की ट्रीटमेंट का असर आशीष के दिमाग में होने लगा, तब धीरे धीरे क्रिस्टोफर की पर्सनैलिटी भी बाहर आने लगी। वो चीख चीख कर अनिका को कहने की कोशिश कर रहा था कि वो गलत इंसान को मार रही थी, मगर आशीष की पर्सनैलिटी ने क्रिस्टोफर को अंदर से जकड़ कर रखा था। आशीष किसी भी हालत में क्रिस्टोफर की बातें अनिका तक नहीं पहुंचने देने वाला था। आशीष जान चुका था कि अब वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी भी क्रिस्टोफर की आवाज़ नहीं सुनने वाला था। क्रिस्टोफर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करता रहा, मगर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई उसे बड़े से कॉफिन के अंदर बंद करके ज़मीन के अंदर एक गहरे गड्ढे के अंदर धकेल रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो जिंदा था, मगर वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा था। धीरे धीरे गहरा गड्ढा होता गया और क्रिस्टोफर को यह एहसास होने लगा कि वो ज़मीन के कई फीट अंदर धंस चुका था। उसके आसपास उसे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में भी क्रिस्टोफर को जब अपनी पूरी लाइफ अपनी आंखों के सामने तैरती हुई नज़र आई, तब उसे सिर्फ एक ही चेहरा नज़र आ रहा था और वो चेहरा था नन्हे से अलेक्जेंडर का। क्रिस्टोफर के लिए एक बात साफ हो गई थी कि अगर वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करता था तो वो सिर्फ अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर को क्रिस्टोफर ने दिल से अपना बेटा माना था।
अंधेरे में कैद क्रिस्टोफर को जब अपना बचपन याद आया तब उसे एहसास हुआ कि बचपन में वो चाहे कितना भी ज़िद्दी और वायलेंट क्यों ना रहा हो, मगर हकीकत में उसकी हालत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो मौत से डरता था। उसका डर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था और उसके डर की वजह से क्रिस्टोफर ज़्यादा वायलेंट होने लगा था। तभी क्रिस्टोफर के दिमाग में एक अलग पर्सनैलिटी ने जन्म लिया जिसका नाम था आशीष डोगरा। आशीष क्रिस्टोफर से बिल्कुल विपरीत था। जब भी बूढ़ा किंग बेसमेंट में कैद बच्चों से मिलने आता तब क्रिस्टोफर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। चाहे बूढ़ा किंग कितना भी खतरनाक था और अपने ही बच्चों पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करता था, मगर क्रिस्टोफर को बूढ़े किंग की कुछ कुछ बातें बहुत अच्छी लगती थी। बूढ़ा किंग जब भी तय खाने के में बच्चों से मिलने आता था तो वो अपने बच्चों के लिए कई सारी टॉफ़ियाँ और मिठाइयाँ लेकर आता था। इनमें से क्रिस्टोफर को चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। हालांकि वो बच्चों की भीड़ में सबसे पीछे खड़ा रहता था क्योंकि उसे बूढ़े किंग से काफ़ी डर महसूस होता था और उसी डर की वजह से वो कभी बूढ़े किंग के साथ खुलकर बात नहीं कर पाया था। साल बीतते गए, एक के बाद एक क्रिस्टोफर के सारे भाई बहन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के नाम पर मौत के घाट उतरते गए। धीरे धीरे बूढ़े किंग को भी इस बात का पता चल गया कि क्रिस्टोफर स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार था। जब बूढ़े किंग को इस बात का एहसास हुआ कि इस दुनिया में उसका वारिस कहलाने के नाते सिर्फ एक क्रिस्टोफर ही बच गया था, तब बूढ़े किंग ने खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की सारी जिम्मेदारियां क्रिस्टोफर को सौंप दी। बूढ़े किंग को यह भी पता था कि क्रिस्टोफर के अंदर दो पर्सनैलिटी रहती थी। एक तो थी क्रिस्टोफर की खुद की और दूसरी थी आशीष डोगरा की। बूढ़े किंग को यह भी पता था कि आशीष काफ़ी चालाक था, कई चीज़ें प्लान कर सकता था, मगर बूढ़े किंग को कभी भी आशीष डोगरा की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगी थी। भले ही क्रिस्टोफर काफ़ी खतरनाक था, उसके सर पर हमेशा जुनून सवार रहता था, मगर क्रिस्टोफर कभी भी झूठा दिखावा नहीं करता था। जो बातें उसके दिल में चलती थी वही बातें उसकी ज़ुबान पर रहती थी। नन्हा सा अलेक्जेंडर भी काफ़ी सालों तक क्रिस्टोफर के साथ रहा था और इसलिए शायद क्रिस्टोफर की इसी पर्सनैलिटी का साया अलेक्जेंडर पर भी पड़ा था। अलेक्जेंडर भी क्रिस्टोफर की तरह ही अपनी बात तरीके से सबके सामने रखता था। क्रिस्टोफर को अफसोस सिर्फ इस बात का था कि बचपन में उसे अच्छे बुरे के बीच फ़र्क समझाने के लिए कोई मौजूद नहीं था, जबकि अलेक्जेंडर की ज़िंदगी में उसे अच्छे और बुरे के बीच फ़र्क समझाने के लिए रोहित और अनिका मौजूद थे। अलेक्जेंडर की याद आते ही क्रिस्टोफर को फिर एक बार इस बात का एहसास हुआ कि वो वापस अलेक्जेंडर को कभी नहीं देखने वाला था। तभी क्रिस्टोफर को अलेक्जेंडर की बीमारी के बारे में याद आया। हो सकता था कि अलेक्जेंडर आने वाले कुछ ही दिनों में क्रिस्टोफर से दोबारा मिले, क्योंकि मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं जानता था। हो सकता था कि क्रिस्टोफर की मौत के बाद कुछ ही दिनों में क्रिस्टोफर की मुलाकात दोबारा अलेक्जेंडर से हो, क्योंकि क्रिस्टोफर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि V16 पाउडर का इस्तेमाल आशीष पर हो जाने के बाद अलेक्जेंडर के पास अब बचने के लिए ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। वो अब कुछ ही दिनों का मेहमान था। अलेक्जेंडर की इस हालत के बारे में ख्याल आते ही क्रिस्टोफर ने फिर से अपने अंदर की सारी ताकत इस्तेमाल करके आशीष की पर्सनैलिटी पर हावी होने की कोशिश की, मगर क्रिस्टोफर जितनी कोशिश कर रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़्यादा अंदर धंसता जा रहा था। कुछ ही देर में अचानक ही क्रिस्टोफर को एक जोर का झटका महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो ज़मीन की तह से ज़ोर से टकराया था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो ज़मीन के किसी गहरे गड्ढे के अंदर धंस चुका था, जहाँ ज़मीन खत्म हो जाती थी। शायद यही वो पाताल था जहाँ बुरे कर्मों वाले लोगों को मरने के बाद रखा जाता था। झटके के कारण क्रिस्टोफर ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही क्रिस्टोफर ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों पर तेज़ रोशनी पड़ने लगी, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर के अपने आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे क्रिस्टोफर का विज़न वापस आने लगा। क्रिस्टोफर ने देखा कि उसके ठीक सामने अलेक्जेंडर बड़ी बड़ी आंखों से क्रिस्टोफर को देख रहा था। अलेक्जेंडर को देखकर क्रिस्टोफर हैरान हो गया। उसने अपनी एरोगेंट और भारी आवाज़ में नन्हे से अलेक्जेंडर से कहा, अरे तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? और फिर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ऊपर वाले ने यहाँ क्यों भेजा है। तुम्हारी उम्र तो इतनी कम है, पाप के नाम पर तुम्हारे खाते में हो भी क्या सकता है? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पाप किए हैं, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है वो तो मैं समझ पा रहा हूँ, मगर मरने के बाद तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया? इसके बाद क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे मरने के बाद वहाँ पर क्या हुआ था? क्या उस रोहित और अनिका ने तुम्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की? इससे पहले कि अलेक्जेंडर इस बात का जवाब देता, क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे वैसे भी तो रोहित और अनिका तो बेवकूफ़ हैं, असली और नकली के बीच में पहचान नहीं कर पाए।
उन दोनों को मुझसे ज़्यादा उस शातिर और चालाक आशीष पर भरोसा था। क्रिस्टोफर की आंखों में वही पुराना जुनून नजर आ रहा था। उसकी बातों में वही पुरानी गर्मी और अकड़ नजर आ रही थी, जिसे देखते ही अलेक्जेंडर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अलेक्जेंडर ने अपने बगल में खड़ी अनिका की ओर देखकर कहा, यही है मेरे असली पापा क्रिस्टोफर। अलेक्जेंडर की बात सुनकर क्रिस्टोफर हैरान हो गया, और जब उसने अलेक्जेंडर के बगल में खड़ी अनिका को देखा तो उसके होश उड़ गए। अनिका को फटी हुई आंखों से देखते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, अरे तुम्हारी भी मौत हो गई, तुम यहाँ कैसे आई? मुझे पता ही था कि वो आशीष तुम लोगों को भी छोड़ेगा नहीं। चलो अच्छा ही हुआ, मेरी गुलाम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। जब अनिका ने क्रिस्टोफर को कुछ कहने की कोशिश की तो अनिका को रोकते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, देखो भले ही तुम मेरी गुलाम हो, मगर इतना समझ लो कि मेरी गुलामी करना उस आशीष की दोस्ती से कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्रिस्टोफर की आंखें देखकर, उसकी आवाज़ में आए बदलाव को देखकर और क्रिस्टोफर के ओवरऑल हाव भाव को देखकर अनिका समझ चुकी थी कि क्रिस्टोफर लौट आया था। अनिका ने भी अपने दोनों हाथ फोल्ड करके बड़े ही एटीट्यूड से क्रिस्टोफर की ओर देखकर कहा, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, वह दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। अनिका की ये बात सुनकर क्रिस्टोफर हैरान हो गया। वो फटी हुई आंखों से अनिका को देखता रहा। धीरे धीरे क्रिस्टोफर का विजन वापस लौट चुका था। क्रिस्टोफर ने देखा कि अनिका के साथ साथ अनिका के बगल में रोहित भी खड़ा हुआ बड़े ही गुस्से से क्रिस्टोफर को देख रहा था। धीरे धीरे अपना होश संभालते हुए क्रिस्टोफर ने नन्हे से अलेक्जेंडर की ओर देखा। तभी अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर को समझाते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं पापा। मम्मा ने आपका इलाज किया है और बुरे पापा को हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। क्रिस्टोफर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। क्रिस्टोफर ने अनिका और रोहित की ओर देखकर कहा, सचमुच तुम दोनों बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। अगर तुम लोगों को पता होता कि आशीष की असलियत क्या है तो तुमने कभी भी 16 पाउडर के आखिरी डोज को उस पर ज़ाया नहीं किया होता, और आज अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए भी 16 पाउडर काम आता। चलो दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से मुझे तो ज़िंदगी मिल गई, मगर नन्हे से अलेक्जेंडर की ज़िंदगी दांव पर लग गई है। रोहित ने भी अपनी आवाज़ में थोड़ी अकड़ लाते हुए क्रिस्टोफर से कहा, अलेक्जेंडर के साथ क्या करना है उसकी फ़िक्र तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अलेक्जेंडर को बचपन से लेकर 6 साल तक संभाला है। समझ लो हमने उसी का कर्ज उतार दिया। अब आगे से तुम्हें अलेक्जेंडर की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित की बात सुनने के बाद नन्हे से अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर की ओर देखकर क्रिस्टोफर को समझाते हुए कहा, देखो क्रिस्टोफर पापा, रोहित पापा बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आता है, मगर वो दिल के बहुत अच्छे हैं। नन्हे से अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर ने अपने कंधे झुका लिए और अपनी गर्दन भी झुका ली। कुछ देर बाद मन ही मन कुछ सोचने के बाद क्रिस्टोफर ने अपने सामने खड़ी अनिका की ओर देखकर पूछा, तो अब क्या करोगे तुम दोनों मेरे साथ? रोहित और अनिका दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन दोनों ने क्रिस्टोफर को कानून के हवाले कर दिया तो कानून क्रिस्टोफर जैसे खतरनाक आदमी को सख्त से सख्त सज़ा सुनाएगी। इससे पहले कि अनिका अपना फैसला सुनाती, रोहित ने अनिका को रोकते हुए क्रिस्टोफर से कहा, बाहर मेरी कार तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, वो तुम्हें सरहद पार पहुंचा देगी, मगर उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। रोहित ने इंपीरियल ग्रुप की मदद से खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से कंगाल कर दिया था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि क्रिस्टोफर चाहकर भी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा एक्टिव नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास फंड की कमी थी। क्रिस्टोफर अच्छी तरह से जान चुका था कि अब अनिका और रोहित के साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए अपनी जगह से खड़े होते हुए जाने से पहले क्रिस्टोफर ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर पूछा, देखो वैसे तो हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, हमारे रगों में कहीं ना कहीं एक ही आदमी का खून दौड़ रहा है। उस रिश्ते से अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अनिका से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रोहित ने क्रिस्टोफर की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी क्रिस्टोफर ने अनिका की ओर देखकर पूछा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं सही हूँ और आशीष गलत? अनिका अच्छी तरह से जानती थी क्रिस्टोफर ज़रूर उसे ये सवाल पूछेगा। जब क्रिस्टोफर ने अनिका से सवाल पूछा कि उसे कैसे पता चला था कि उसके शरीर के अंदर क्रिस्टोफर की जो आइडेंटिटी थी वही असली आइडेंटिटी थी और आशीष डोगरा की आइडेंटिटी बिल्कुल झूठी थी, तो एक लंबी सांस लेते हुए अनिका ने क्रिस्टोफर की ओर देखकर कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे पहले से ही आशीष डोगरा पर शक था तो तुम शायद मेरी बात पर नहीं मानोगे। दिल्ली में पहली बार जब हमारी मुलाकात हुई तब आशीष ने मेरी काफ़ी मदद की थी। आशीष को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया था और एक वेयर हाउस में उसे बंदी बना लिया था।
उस वेयर हाउस से निकलने के बाद मुझे पता चला कि उस वेयर हाउस में अचानक आग लग गई थी और कल्याण शास्त्री के बेटे विक्की और उसके सारे दोस्तों की मौत हो गई थी। ये बात शुरुआत में मुझे काफ़ी अजीब लगी। जब मैंने छानबीन करने की कोशिश की तब पता चला कि वहाँ किसी गैस के लीकेज की वजह से अचानक ही उस वेयर हाउस में ब्लास्ट हुआ था। मगर जब इंस्पेक्टर अब्बास ने ज़्यादा छानबीन की तब हमें इस बात का पता चला कि उस वेयर हाउस में ब्लास्ट हुआ उसके कुछ ही सेकंड पहले तुम यानी कि आशीष डोगरा वहाँ से बाहर निकला था। सभी लोगों की मौत बहुत दर्दनाक हुई थी। अनिका ये कहने के बाद गहरी सोच में डूब गई। अनिका की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर भी कुछ अंदाज़ा लगाने लगा था। अनिका और रोहित दोनों ने कई बार बदमाशों को अपने हाथों से सजा दी थी, मगर वो दोनों कभी कानून अपने हाथ में नहीं लेते थे। अगर आशीष सचमुच इतना ही शरीफ था जितना वो दिखता था, तो कभी भी आशीष ने इतनी बेरहमी से उन गुंडे बदमाशों को मौत के घाट नहीं उतारा होता। कुछ देर बाद अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अपने सामने खड़े क्रिस्टोफर से कहा, मुझे तब भी शक हुआ जब पहली बार इंस्पेक्टर अब्बास तुम्हें अरेस्ट करने के लिए उस होटल में पहुंचे जहां का लोकेशन मैंने ट्रेस किया था। मगर जब इंस्पेक्टर अब्बास वहां पहुंचे तब उन्हें वहां सिर्फ आशीष डोगरा ही नजर आए। आशीष ने कहा कि तुम वहां से भाग निकले थे। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर हम लोगों को पता चला कि उस वक्त उस जगह से कभी कोई सस्पिशियस आदमी निकला ही नहीं था। हर बार जब भी क्रिस्टोफर पकड़ा जाने वाला होता था वो बचकर भाग निकलता और तुम वहां पाए जाते। मेरा मतलब है तुम्हारे अंदर का आशीष वहां पाया जाता। क्रिस्टोफर बड़े ही ध्यान से अनिका की हर बात सुन रहा था। उसके बाद अनिका ने जो कहा वो सुनकर तो खुद क्रिस्टोफर के भी होश उड़ गए। अनिका ने कहा, इतना सब होने के बावजूद शायद मैं आशीष डोगरा का असली चेहरा नहीं पहचान पाती, मगर इतना कुछ हो गया था अलेक्जेंडर की आंखों के सामने। मगर फिर भी कभी कभी अलेक्जेंडर ने आशीष डोगरा को अपना डैड कहकर नहीं पुकारा। वो हमेशा क्रिस्टोफर को ही अपना डैड मानता रहा। एक छोटा सा बच्चा असली नकली की पहचान अच्छी तरह से करना जानता था। उसने कभी भी आशीष डोगरा के लिए वो फीलिंग्स नहीं दिखाई जो फीलिंग्स उसके मन में तुम्हारे लिए यानी कि क्रिस्टोफर के लिए चलती थी। कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर की उस बात ने मेरे मन में शक और भी ज़्यादा पक्का कर दिया था। आशीष डोगरा मेरे पास ट्रीटमेंट लेने लगा। वो अपने अंदर से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। उसे इस बात का कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं पूरी तरह से उसके झांसे में आ चुकी हूँ। वो मेरे इलाज पर विश्वास करता रहा। वो यही समझता रहा कि मैं उसका इलाज करके उसके शरीर से हमेशा के लिए क्रिस्टोफर की आइडेंटिटी को मिटा दूंगी। मगर दरअसल मैं तो सिर्फ दिमाग की इस कंडीशन का इलाज कर रही थी और मैं जानती थी कि अगर मेरी ट्रीटमेंट सही तौर से चलती रही तो क्रिस्टोफर नहीं बल्कि आशीष डोगरा ख़त्म हो जाएगा। मगर आशीष डोगरा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने मुझे बताया कि बचपन में वो मुझे गुलेरिया हाउस में खाना देने आया करता था। मैं उस बच्चे की आंखों को अच्छी तरह से पहचानती थी। जो मुझे खाना देने आया करता था वो मुझे मदद ज़रूर करता था, मगर उसकी आंखों में हमेशा मैंने एक जुनून देखा था, एक एरोगेंस देखा था। वही एरोगेंस, वही जुनून जो मुझे तुम्हारी आंखों में नज़र आता था। और उस वक्त मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारे शरीर का असली हकदार क्रिस्टोफर था, आशीष डोगरा नहीं। इन शॉर्ट से ये कहा जा सकता है कि आशीष डोगरा ने खुद ही इस राज से पर्दा उठा दिया कि तुम्हारे शरीर में रह रहा असली इंसान कौन था, क्रिस्टोफर या आशीष डोगरा। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर ने अनिका की ओर देखकर अप्रिसिएशन में ताली बजाई और कहा, मैं भले ही तुम्हें आज भी अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ, मगर आज तो मानना पड़ेगा तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारी समझ वाकई काबिले तारीफ़ है। अनिका ने भी इस बात का बड़े ही एटीट्यूड से जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। इंस्पेक्टर अब्बास किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं और अगर एक बार तुम स्पेशल डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़ गए तो तुम्हें बचाना नामुमकिन हो जाएगा। रोहित ने क्रिस्टोफर के लिए बाहर गेट पर गाड़ी तैयार रखी थी। क्रिस्टोफर के जाने के बाद आर्यन हैरानी से अनिका को देखने लगा और धीमी आवाज़ में पूछने लगा, मम्मा तुमने कहा था कि अलेक्जेंडर को अगर बचाना है तो आपने जिसे V16 पाउडर का आखिरी डोज दिया है उसके खून से ही अलेक्जेंडर को बचाने वाली दवाई भी बनाई जा सकती है। अगर क्रिस्टोफर अंकल चले गए तो फिर हम अलेक्जेंडर को कैसे बचाएंगे? आर्यन के इस मासूम से सवाल का जवाब तो खुद अनिका भी नहीं जानती थी। अनिका ने रोहित पर विश्वास रखकर आखिरी V16 पाउडर डोज का क्रिस्टोफर को बचाने के लिए इस्तेमाल कर दिया था। मगर अनिका जितना रोहित को जानती थी वो अच्छी तरह से एक बात समझ चुकी थी कि रोहित के पास अलेक्जेंडर को बचाने का ज़रूर एक और तरीका था, वरना वो कभी भी आखिरी V16 पाउडर के डोज को इस तरह किसी और की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहता।
इसलिए नन्हे से आर्यन का सवाल सुनने के बाद अनिका अपने बगल में खड़े रोहित को हैरानी से देखती रही। अनिका की आंखों में सवाल पड़ने के बाद रोहित इतना तो समझ गया था कि अब उसे अपने राज से पर्दा हटाना ही होगा और सबको ये बताना ही होगा कि अलेक्जेंडर को बचाने के लिए उसने क्या सोचा था। रोहित ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में अब अनिका, रोहित, आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। कुछ देर अपने हाथ फोल्ड करके मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित धीरे से अनिका की ओर बढ़ा और दबी हुई आवाज़ में अनिका से कहने लगा, अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि हम क्रिस्टोफर को किडनैप करके किसी ऐसी जगह उसे बंद कर दे जहां दुनिया वाले उसे वापस कभी देख न पाएं। तीनों बच्चे और अनिका रोहित की इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यही चीज़ अलेक्जेंडर के साथ करें। मेरा मतलब ये है कि हम अलेक्जेंडर को दोबारा कभी लोगों के सामने नहीं ले आ पाएंगे। अलेक्जेंडर को दुनिया की नज़रों में मरना होगा, मगर उसकी लंबी उम्र की गारंटी मैं लेता हूँ। नन्हा सा 6 साल का अलेक्जेंडर और बाकी दोनों बच्चे रोहित की इस कॉम्प्लिकेटेड बात को समझ नहीं पा रहे थे। तीनों बच्चे हैरानी से रोहित को देखने लगे। अलेक्जेंडर और आर्यन अब तक ये बात तो अच्छी तरह से जान चुके थे कि अगर क्रिस्टोफर के शरीर से कई महीनों तक काफ़ी खून निकाला जाए तो उससे V16 पाउडर को दोबारा बनाया जा सकता है। ये बात खुद दोनों बच्चों ने अपनी माँ, बाप, रोहित और अनिका के मुंह से कई बार सुनी थी। दूसरा ऑप्शन दोनों बच्चों की समझ से बिल्कुल बाहर था। दोनों बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि बिना V16 पाउडर के अलेक्जेंडर को दुनिया की नज़रों से छुपा के बचाया कैसे जा सकता था। तभी अचानक एक बात अनिका के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, इसका मतलब यह है कि एक और V16 ड्रग मौजूद है। तीनों बच्चे और अनिका बेसब्री से रोहित के जवाब का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद रोहित ने एक लंबी सांस लेते हुए अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, एक नहीं बल्कि कई V16 पाउडर के डोज इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। रोहित की इस बात ने तीनों बच्चों और अनिका को चौंका कर रख दिया था। कुछ देर तक अनिका शांत होकर फटी हुई आंखों से रोहित को देखने लगी। धीरे धीरे अनिका को वो बात समझ में आने लगी जो तीनों बच्चों को समझ नहीं आ रही थी। उनके लिए ये समझना बेहद मुश्किल था। कुछ देर बाद एक गहरी सांस लेते हुए अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि V16 पाउडर और कोई नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। कुछ देर तक रोहित बस यूं ही अनिका को देखता रहा और फिर रोहित ने हाँ में अपना सर हिला दिया। रोहित का जवाब सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस V16 पाउडर की तलाश वो दुनिया भर में कर रही थी, वो V16 पाउडर उसी के शरीर के अंदर खून बनकर दौड़ रहा था। अनिका फटी हुई आंखों से अपने दोनों हाथों को देखने लगी। ये सारी बातें रिया के लिए तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, मगर आर्यन इन बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। अलेक्जेंडर भी कुछ हद तक इस बात को समझ सकता था। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त उसे अपने परिवार के सामने सच्चाई बताना बेहद ज़रूरी था और किसी 6 साल की उम्र के बच्चों को ये बातें समझाई नहीं जा सकती थी। मगर वो जानता था कि उसके बच्चे काफ़ी बच्चों से अलग थे और यही सही वक्त था तीनों बच्चों के सामने असली बात रख देने का। रोहित ने पूरी बात समझाते हुए अनिका और तीनों बच्चों से कहा, जिस V16 पाउडर को हम दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं वो और कहीं नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर में खून बनकर दौड़ रहा है। टू बी वेरी प्रिसाइज, तुम्हारे शरीर में बनने वाले प्लाज्मा से V16 पाउडर को आसानी से निकाला जा सकता है। रोहित की बात सुनकर अनिका कुछ देर के लिए शौक होकर रोहित को देखने लगी। अनिका अब तक एक बात तो अच्छी तरह से जान चुकी थी कि स्वाति मल्होत्रा एक जीनियस थी, मगर स्वाति मल्होत्रा की इस तरह की सोच और इस तरह की काबिलियत के बारे में तो कभी दुनिया का कोई भी इंसान गैस नहीं कर पाता। धीरे धीरे रोहित की सारी प्लानिंग अनिका की आंखों के सामने एक के बाद एक खुलने लगी। अनिका को इस बात का एहसास हो चुका था कि रोहित ने जानबूझकर अपनी मौत की खबर फैलाई थी और कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया था ताकि वो दुश्मनों तक इस बात को आसानी से पहुंचा सके कि इस दुनिया में सिर्फ 2 V16 पाउडर थे जो स्वाति मल्होत्रा ने दिल्ली की एक पुराने बैंक में छिपा रखे थे। फिर बैंक में मिले क्लूज के जरिए रोहित ने अनिका को स्टैव यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। रोहित और अनिका के दुश्मन ये जान चुके थे कि स्वाति मल्होत्रा ने काफ़ी बड़ा ट्रैप बिछाया था। सबकी नज़रें आखिर V16 पाउडर के 2 डोज पर टिकी हुई थी, मगर कोई ये समझ नहीं पाया कि उन 2 डोज के अलावा भी बड़ी ही आसानी से V16 पाउडर को अनिका के शरीर के जरिए हासिल किया जा सकता था। रोहित ने अपनी बात अपने पूरे परिवार को समझाते हुए कहा,
देखो, अगर लोगों को पता चल जाता है कि अनिका के शरीर में V16 पावर ड्रग मौजूद है तो न जाने इस दुनिया के कितने ही खतरनाक लोग अनिका की जान के दुश्मन बन जाएंगे। इस दुनिया में सभी को पावरफुल बनना है, सभी को लंबी उम्र जीनी है। जरा सोचो, अगर लोगों को पता चल जाए कि अनिका के शरीर में बहने वाला खून ही V16 पावर ड्रग पाने का जरिया है तो इस दुनिया का क्या हो सकता है। ये पूरी की पूरी दुनिया अनिका की दुश्मन बन जाएगी। उसके बाद तुम्हारी मम्मा को बचाना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वह हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हमेशा हमेशा के लिए क्रिस्टोफर को बंदी बनाकर इस दुनिया की नज़रों से गायब कर दिया जाए ताकि लोग ये समझें कि हमने क्रिस्टोफर के शरीर का खून इस्तेमाल करके अलेक्जेंडर के लिए V16 पाउडर का आखिरी डोज बनाया और अलेक्जेंडर को बचाया, या फिर हमेशा के लिए अलेक्जेंडर को इस दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा जाए ताकि लोग ये समझें कि V16 पाउडर को हमने क्रिस्टोफर को बचाने के लिए इस्तेमाल कर दिया और उसके बाद अलेक्जेंडर को बचाने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं थी और हमने हमेशा हमेशा के लिए अलेक्जेंडर को खो दिया। अनिका पहले से जानती थी कि रोहित कितना काबिल था और वो क्या क्या कर सकता था, और इसलिए शायद अनिका को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा रोहित पर था। जो इंसान इंपीरियल ग्रुप जैसी दुनिया की सबसे पावरफुल ग्रुप को इतनी अच्छी तरह से इतने सालों से चला रहा था, उसकी प्लानिंग पर सवाल उठाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। मगर आज रोहित के मुंह से ये सच सुनकर अनिका की पूरी ज़िंदगी जैसे पलट चुकी थी। रोहित अलेक्जेंडर को ज़रूर बचा लेगा, ये बात तो अनिका भी जानती थी, मगर अनिका ये नहीं जानती थी कि रोहित कितनी गहरी प्लानिंग कर रहा था। अनिका को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वाति मल्होत्रा जैसी माँ और जीवन साथी के रूप में रोहित जैसे दो इंसानों को पाकर अनिका को आज इस बात की रियलाइजेशन हुई थी कि वो कितनी लकी थी। अनिका को धीरे धीरे बीती बातें याद आने लगी थी। जब अनिका और रोहित को पता चला था कि शक्तिशाली गेंडा किसी भी वक्त V16 पावर ड्रग चुराने के लिए दिल्ली पहुंच सकता था, तब एक सुबह जब अनिका की आंख खुली थी तब उसे अपनी गर्दन में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। आज अनिका को इस दर्द की वजह भी पता चली थी। ज़रूर रोहित ने ही उस रात गहरी नींद में अनिका के शरीर से उसका ब्लड सैंपल निकाला था। उस वाक़े को याद करते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, क्या तुमने मेरे ब्लड सैंपल के जरिए ये पता लगाई कि मेरे ही शरीर के अंदर V16 पावर ड्रग बन रहा है? अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए रोहित ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने कई बातें तुमसे छुपाई, मगर मेरा यकीन मानो कि उस वक्त मैं भी हर बात साफ साफ नहीं जानता था। जब मैंने तुम्हारे ब्लड सैंपल की जांच करवाई तब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे शरीर में V16 पावर ड्रग के ट्रेसेस पाए गए हैं। जब मैंने ज़्यादा छानबीन करवाई तब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी माँ ने जो बचपन में तुम्हें इंजेक्शन लगाया था वो किसी माइल्ड पावर ड्रग की इंजेक्शन नहीं थी, बल्कि वो V16 पावर ड्रग की एक ऐसी इंजेक्शन थी जिस इंजेक्शन के बाद तुम्हारे ही शरीर के अंदर V16 पावर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग अपने आप होने लगती है। क्योंकि तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा अच्छी तरह से जानती थी कि खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लोग ज़िंदगी में कभी न कभी तुम्हें ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। उनकी ताकत से तुम्हें बचाने का उनके पास सिर्फ एक ही जरिया था, और वो ये था कि तुम्हें उनसे भी ज़्यादा ताकतवर बना दे, और ठीक वही हुआ। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद अनिका को भी धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि बूढ़े बाबा ने क्यों ऐसा कहा था कि अगर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलना और उनके खिलाफ लड़ना है तो अनिका को किंग के साथ दोस्ती बढ़ानी होगी। कहीं ना कहीं स्वाति मल्होत्रा ने सब कुछ प्लान करके रखा था, मगर जहां स्वाति मल्होत्रा की प्लानिंग ढीली पड़ रही थी वहीं रोहित ने उस प्लान का हिस्सा बनकर उस प्लान को इतना मजबूत बना दिया कि खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन और अनिका के बाकी दुश्मन कभी अनिका तक पहुंच नहीं पाए। रोहित ने अपने तीनों बच्चों की ओर देखकर कहा, देखो, अगर मम्मा को हमें बचाना है तो हमें ये राज हमेशा के लिए अपने दिमाग के अंदर दफन करके रखना पड़ेगा। अब तुम्हारी मम्मा को दुनिया की नज़रों से और दुनिया के खतरनाक दुश्मनों से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो हम क्रिस्टोफर को किडनैप करके हमेशा हमेशा के लिए उसे दुनिया की नज़रों से दूर कर दें और अलेक्जेंडर को एक ऐसी ज़िंदगी दें जो बाकी बच्चे जीते हैं, और ऑप्शन 2 ये होगा कि हम अलेक्जेंडर को हमेशा हमेशा के लिए चार दीवारी में कैद कर दें, जिससे अलेक्जेंडर हमारे साथ रहे, ज़िंदा भी रहे, बस लोगों की नज़रों में मरा रहे। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों तक ये बात नहीं पहुंचा सकते कि V16 पावर ड्रग खून बनकर तुम्हारी मम्मा की रगों में दौड़ रहा है। तीनों बच्चे रोहित की बात अच्छी तरह से समझ रहे थे। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे ऑप्शन 2 मंजूर है। अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि क्रिस्टोफर ने उसके लिए बचपन में क्या क्या किया था।
अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर को 4 दीवारी में कैद करके उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता था, जबकि अलेक्जेंडर को तो बचपन से अंधेरे बेसमेंट में रहने की आदत हो चुकी थी। बाकी की ज़िंदगी भी बेसमेंट जैसी अंधकार में गुजारने से अलेक्जेंडर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस वो किसी न किसी बहाने से अपने परिवार के साथ जुड़ा रहना चाहता था, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक अलेक्जेंडर ने सिर्फ यही सोचा था कि उसके पास भी ठीक वैसा ही परिवार हो जैसे दुनिया के बाकी बच्चों के पास होता था। रोहित, अनिका और अपने भाई बहन से मिलने के बाद अलेक्जेंडर के लगभग सारे सपने पूरे हो चुके थे। अलेक्जेंडर जब मन ही मन अपनी ये सारी बातें सोच रहा था, तब रोहित ने अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर कहा, देखो मैंने सब कुछ सोच कर रखा है। बड़े होने के बाद मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आर्यन को सौंप दूंगा और इंपीरियल ग्रुप को भी मेरे बाद एक होनहार और काबिल लीडर की ज़रूरत होगी, तो इंपीरियल ग्रुप को अलेक्जेंडर संभालेगा। अलेक्जेंडर ने बिना सोचे रोहित की ओर देखकर कहा, मुझे ऑप्शन 2 ही मंजूर है। आप प्लीज़ क्रिस्टोफर पापा को किडनैप मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी अंधेरे में गुजारें। अनिका और रोहित दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि बचपन में क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर की कितनी मदद की थी। अगर अलेक्जेंडर आज जिंदा था तो सिर्फ क्रिस्टोफर की वजह से था, और आज क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर से इतना प्यार करता था जितना वो दुनिया में और किसी से नहीं करता था। रोहित और अनिका भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर अलेक्जेंडर आज अगर जिंदा था तो सिर्फ क्रिस्टोफर की वजह से था। इसलिए अलेक्जेंडर के चुने हुए ऑप्शन को सुनकर रोहित ने भी कोई आर्गुमेंट नहीं की और न ही अनिका ने कोई आर्गुमेंट की। दोनों ने चुपचाप अलेक्जेंडर का फैसला मान लिया। तभी अचानक रोहित का फ़ोन बजने लगा। रोहित ने चिराग और अब्दुल के साथ क्रिस्टोफर को भिजवा दिया था, मगर रोहित ये देखकर हैरान था कि अभी क्रिस्टोफर को निकले कुछ ही मिनट हुए थे, मगर चिराग उसे कॉल लगा रहा था। जब रोहित ने कॉल रिसीव किया तो चिराग की तेज़ सांसें रोहित के कानों पर पड़ी। रोहित से बात करते हुए चिराग काफ़ी हाफ रहा था। अटकती हुई आवाज़ में चिराग मेहता ने रोहित से कहा, बॉस यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो क्रिस्टोफर है ना? चिराग आगे बात करने से पहले रुक गया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। फ़ोन पर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रोहित ने चिराग मेहता से पूछा, अरे क्या हुआ क्रिस्टोफर को? तुम बोलते क्यों नहीं? कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए चिराग ने रोहित से कहा, बॉस आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, मैं वहाँ पर आपको सब कुछ बताता हूँ। चिराग का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित ने अनिका और तीनों बच्चों की ओर देखा और कहा, देखो इस वक्त हमारे बीच में जो कुछ भी बातें हुई हैं वो हमारे बीच ही रहनी चाहिए। दुनिया में और किसी को इन सारी बातों का पता नहीं चलना चाहिए। अनिका, अलेक्जेंडर, तुम लोग अभी इस वक्त मेरे साथ चलो। मुझे लगता है कि क्रिस्टोफर का एक्सीडेंट हो गया है। रोहित की बात सुनते ही अलेक्जेंडर और अनिका हैरान हो गए। रोहित तेजी से कार चलाकर अलेक्जेंडर और अनिका को हॉस्पिटल ले गया। जब अलेक्जेंडर आईसीयू वार्ड में पहुंचा तब उसने देखा कि क्रिस्टोफर हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था और उसके पूरे मुंह पर पट्टियां बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टोफर का पूरा चेहरा झुलस चुका था। हालांकि क्रिस्टोफर के शरीर में और कहीं पर किसी भी तरह की इंजरी नज़र नहीं आ रही थी। अलेक्जेंडर धीरे से चलकर क्रिस्टोफर के पास गया और कहने लगा, क्रिस्टोफर डैड, आपको क्या हुआ है? ये आपके चेहरे को क्या हो गया है? इतनी पट्टियाँ क्यों लगी आपके चेहरे पर? क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर की बात तो सुनी थी, मगर वो पूरी तरह से उसे इग्नोर कर रहा था। क्रिस्टोफर ने अपने हाथ से इशारा करते हुए अलेक्जेंडर से कहा, तुम जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे मिलने की कोशिश मत करना। ये कहने के बाद क्रिस्टोफर ने अपना मुंह फेर लिया और अलेक्जेंडर की ओर अपनी पीठ कर ली। रोहित, जो ठीक अलेक्जेंडर के पीछे खड़ा था, उसने धीमी आवाज़ में चिराग से पूछते हुए कहा, अरे क्या हुआ ये सब कुछ? तुमसे कहा था ना क्रिस्टोफर को संभाल कर ले जाना, फिर ये क्या हुआ? तेज सांस लेते हुए चिराग ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे बॉस, हम तो उससे सरहद पार करवाने ले ही जा रहे थे, मगर अचानक ही बीच रास्ते क्रिस्टोफर ने कहा कि उसे कोई दवाई लेनी है। हमने भी गाड़ी साइड में लगा दी एक मेडिकल शॉप के बाहर। क्रिस्टोफर मेडिकल शॉप के अंदर गया और काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया, मगर जब मैं कार से उतरकर मेडिकल शॉप की ओर जाने लगा तब अचानक क्रिस्टोफर वहां से अपने चेहरे पर हाथ रखता हुआ चिल्लाता हुआ बाहर आया। क्रिस्टोफर ज़मीन पर लेट गया। तब हमें पता चला कि मेडिकल शॉप के अंदर जाकर क्रिस्टोफर ने सल्फ्यूरिक एसिड खरीदा था और उसने अपने चेहरे पर तेजाब डाल दिया था। हालांकि चिराग इस पूरे वाक़या से काफ़ी हैरान था, मगर रोहित समझ चुका था कि क्रिस्टोफर ने ऐसा क्यों किया था। रोहित की पूरी प्लानिंग के बारे में क्रिस्टोफर ने मारवा हाउस से निकलने के बाद काफ़ी देर तक सोचकर पता लगा लिया होगा। जिस तरह अलेक्जेंडर नहीं चाहता था कि क्रिस्टोफर अपनी आने वाली ज़िंदगी अंधेरे में गुजारे,
उसी तरह क्रिस्टोफर भी नहीं चाहता था कि अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर की वजह से अपनी आने वाली ज़िंदगी अंधेरे में गुजार दे, और इसलिए अपने आप को गुमनामी के अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए झोंकने के लिए क्रिस्टोफर ने अपना चेहरा ही पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि इतना खतरनाक आदमी अलेक्जेंडर की बात पर इतना इमोशनल कैसे हो सकता था। अब क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर की मुंह करके सोया था। उसके पूरे चेहरे पर काफ़ी बैंडेजेस लगी थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे बैंडेजेस के बीच में से किसी तरह क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर को देखने की कोशिश कर रहा था। अलेक्जेंडर भी बड़े ही ध्यान से क्रिस्टोफर के चेहरे पर लगे हुए जख्मों को देखने की कोशिश कर रहा था। बिस्तर पर सोया हुआ क्रिस्टोफर जोर जोर से अपने पाँव हिला रहा था। क्रिस्टोफर को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर नन्हे से अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर से पूछा, क्रिस्टोफर डैड, क्या आपको पेन हो रहा है? अलेक्जेंडर की बात सुनते ही क्रिस्टोफर ने फिर से अलेक्जेंडर की ओर अपनी पीठ कर दी और कहा, मैंने तुमसे बचपन से लेकर आज तक कितनी बार कहा है कि मुझे कभी दर्द नहीं होता, मैं दर्द नहीं महसूस करता। जो असली मर्द होते हैं उन्हें दर्द नहीं होता है, और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे क्रिस्टोफर डैड कितने पावरफुल हैं। भला मैं कैसे दर्द महसूस कर सकता हूँ? अलेक्जेंडर खामोशी से क्रिस्टोफर को देखता रहा। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को अपने पास बुलाया और करवट बदलते हुए अलेक्जेंडर से कहा, देखो, आज के बाद मैं अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ। अब मेरे बुढ़ापे में तुम्हें ही मेरा सहारा बनना होगा। मैंने जिस तरह तुम्हें टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, आइसक्रीम खिलाई हैं, उस तरह बुढ़ापे में मैं तुम्हें भी मेरा ख्याल रखना होगा और मुझे खाना खिलाना होगा। जैसे ही नन्हे अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर की ये बात सुनी, अलेक्जेंडर ने अपनी धीमी आवाज़ में क्रिस्टोफर से कहा, आपको इस बात की कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बुढ़ापे में कोई काम नहीं करना होगा। आपको मैं खाना खिलाऊंगा। क्या आप जानते हैं कि रोहित डैड के पास कितना पैसा है? जैसे ही क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर की बात सुनी, क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को ऊंची आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे कहा ना, बुढ़ापे में तुम्हें मेरा सहारा बनना होगा और तुम्ही को मुझे खाना खिलाना होगा। किसी और के पैसे से अगर तुमने मुझे खाना खिलाया तो ये मेरी प्रेस्टीज के खिलाफ होगा। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब तुम किसी और के पास के पैसे से लेकर मुझे खाना खिलाओ? अलेक्जेंडर की उम्र भले ही छोटी थी, मगर वो अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि क्रिस्टोफर क्या कहना चाहता था। कुछ देर के लिए अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर के बिस्तर पर अपना एक हाथ रखा और बड़ी ही प्यारी और मीठी आवाज़ में क्रिस्टोफर से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। मैं जानवरों का डॉक्टर बनूंगा और इतने पैसे कमाऊंगा कि कभी आपको पैसे की तकलीफ़ नहीं होगी। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही क्रिस्टोफर फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करके कहने लगा, अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जानवरों का डॉक्टर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारा डॉक्टर बनने का प्लान ही पूरी तरह से गलत है। अरे डॉक्टर लोग अच्छे इंसान नहीं होते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर से कुछ ही दूरी पर खड़ा रोहित अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि उसे डॉक्टरों से नफरत क्यों होती है। बचपन से लेकर आज तक उसने अपनी खतरनाक लेबोरेटरी में डॉक्टरों को काम करते हुए देखा था। वो सारे के सारे डॉक्टर काफ़ी खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते थे, जिसके कारण छोटे बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जाता था। क्रिस्टोफर भी उन्हीं बच्चों में से एक था जिसे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया गया था, और इसलिए क्रिस्टोफर के मन में डॉक्टरों के लिए काफ़ी नफरत थी। अलेक्जेंडर अब तक जान चुका था कि क्रिस्टोफर के साथ इस वक्त इस मूड में आर्गूमेंट करना बहुत मुश्किल था। कुछ देर तक क्रिस्टोफर को देखने के बाद अलेक्जेंडर मुड़कर रोहित के पास वापस जाने लगा। रोहित के पास पहुंचते ही अलेक्जेंडर अपनी जगह पर रुक गया और मुड़कर क्रिस्टोफर को देखकर कहने लगा, अगर आपको बहुत पेन हो रहा है तो आप चिल्ला सकते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर की ये बात सुनी, उसके बाद क्रिस्टोफर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे पेन नहीं होता है, मैं एक असली मर्द हूँ, अब जाओ यहाँ से। जैसे ही अलेक्जेंडर और रोहित क्रिस्टोफर के वार्ड के बाहर निकले, अलेक्जेंडर के कानों पर क्रिस्टोफर की जोर की चीखें सुनाई देने लगी। अंदर अपने हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ क्रिस्टोफर अपने चेहरे पर हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर हॉस्पिटल का स्टाफ उसे ऐसा करने से रोक रहा था। क्रिस्टोफर चीख चीख कर उनसे कह रहा था, अब ये बहुत जलता है, कोई मेरे चेहरे पर ठंडा पानी क्यों नहीं डाल रहा। रोहित जैसे ही अनीका और अलेक्जेंडर के साथ कार में बैठा, अनीका ने रोहित से पूछा, तो अब क्या करना है, क्या करेंगे हम क्रिस्टोफर का? अनीका का सवाल सुनकर रोहित गहरी सोच में डूब गया। अनीका का सवाल सुनने के बाद रोहित काफ़ी देर तक मन ही मन कुछ सोचने लगा। अनीका और अलेक्जेंडर दोनों ही बड़े ध्यान से रोहित के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे।
रोहित ने ये बात तो पहले ही क्लियर कर दी थी कि अगर अलेक्जेंडर को दुनिया के सामने जिंदा रखना था तो फिर क्रिस्टोफर का मरना जरूरी था, और अगर क्रिस्टोफर को दुनिया के सामने जिंदा रखते हैं तो फिर अलेक्जेंडर को दुनिया की नज़रों में मरना जरूरी हो जाता है। मगर अब क्रिस्टोफर ने अपने चेहरे पर एसिड डालकर काफ़ी हद तक रोहित की उलझन कम कर दी थी। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, हम उसे आज़ाद कर देंगे। अनिका रोहित की ये बात सुनकर हैरान रह गई। अनिका को कभी क्रिस्टोफर पर भरोसा नहीं था। भले ही क्रिस्टोफर और आशीष डोगरा में आशीष ज़्यादा खतरनाक इंसान था, मगर अनिका हमेशा ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था, जिससे अंडरवर्ल्ड के सभी लोग थर थर काँपते थे। क्रिस्टोफर ने अगर पहले जैसी अपनी बादशाहत और हुकूमत कायम करने की कोशिश की तो वो क्या कर सकता था, इसका भी अंदाज़ा अनिका और रोहित को अच्छी तरह से था। वहाँ रोहित का फैसला सुनकर अलेक्जेंडर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अलेक्जेंडर ने रोहित और अनिका की ओर देखकर कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि क्रिस्टोफर डैड को हम अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि वो अगर हमारे साथ रहेंगे तो आर्यन और रिया पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। मगर अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्रिस्टोफर पापा पहले जैसे नहीं रहे। वो दोबारा कभी भी ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे जो उन्होंने पहले की थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर के मन में क्रिस्टोफर के लिए कैसे इमोशंस थे, मगर वो एक बच्चे की बातों में आकर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी। अनिका की आंखों में सवाल पड़ते हुए रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो तुम चिंता मत करो। अगर क्रिस्टोफर ने पहले जैसी हरकतें दोबारा करने की कोशिश की और ख़तरनाक ऑर्गेनाइजेशन को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं हमेशा ही अपने आदमियों को क्रिस्टोफर पर नज़र रखने का ऑर्डर दे दूंगा। क्रिस्टोफर को अपने नए चेहरे के साथ नई पहचान बनाकर रहना होगा और पुराने क्रिस्टोफर को हमेशा हमेशा के लिए मरना होगा। अगर उसने दोबारा से वही शैतानियाँ करने की कोशिश की तो फिर उसके साथ क्या करना है ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रोहित की ऐसी बातें सुनकर अनिका के लिए तय करना मुश्किल हो गया था कि अंडरवर्ल्ड के डॉन ज़्यादा खतरनाक है या रोहित की ऐसी बातें ज़्यादा खतरनाक थी। जिस अंडरवर्ल्ड के डॉन से पूरी दुनिया को डर लगता था, उन्हें रोहित अपनी मुट्ठी में किस तरह रखना है वो अच्छी तरह से जानता था। इसलिए कभी कभी अनिका के लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता था कि अंडरवर्ल्ड के खतरनाक डॉन ज़्यादा डेंजरस थे या रोहित। मारवा हाउस पहुंचने के बाद रोहित और अनिका ने तीनों बच्चों को अपने बेडरूम में सुला दिया और फिर अपने बेडरूम में चले आए। बिस्तर पर लेटने के बाद रोहित बड़े ही प्यार से अनिका को देखता रहा। धीरे धीरे अनिका की आंखें भारी होने लगी थी। रोहित धीरे से अनिका के पास गया और अनिका के गालों को चूमने लगा। तभी अनिका ने रोहित को अपने आप से दूर करते हुए अचानक कहा, आज मुझे पता चला कि मुझे इतनी नींद क्यों आती है। रोहित हैरानी से अनिका को देखने लगा। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, तुमने जब मुझसे कहा कि मेरे ही शरीर के अंदर V16 पावर ड्रग बनता है, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि क्योंकि मेरे प्लाज्मा से V16 पावर ड्रग सारी एनर्जी खींच लेता है, इसलिए शायद मेरे शरीर में हमेशा ही लो एनर्जी फील करती हूँ। मैं जो भी खाती हूँ मेरी सारी सोर्स ऑफ एनर्जी V16 पावर ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग में मेरी बॉडी इस्तेमाल कर देता है। इसका मतलब ये रह जाता है कि मेरे पास पर्सनल एनर्जी की कमी हमेशा महसूस होती है और इसलिए मैं सोती रहती हूँ। आज तक मैं भी यह सोचती रही कि मैं काफ़ी लेज़ी हूँ और बाकी औरतों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सुस्त हूँ। तुम्हारी दादी माँ भी मुझे यही ताने मारती थी कि आजकल की लड़कियों की तरह ही मैं भी कोई काम काज करना नहीं चाहती और दिन भर लेटे रहना चाहती हूँ। बल्कि हकीकत में मैं दिन भर इसलिए लेटी रहती थी क्योंकि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं बचती थी। चलो मुझे लगता कि मुझे अब कुछ घंटों के लिए सो जाना चाहिए। रोहित को ये कहने के बाद रोहित की ओर पीठ करके अनिका सो गई। रोहित के अरमानों पर फिर से एक बार पानी फिर गया था। फाइनली रोहित और अनिका की ज़िंदगी की सारी जंग खत्म हो चुकी थी। रोहित और अनिका ने सारी जंग पर विजय पाकर अपने पूरे परिवार को एक किया था। अलेक्जेंडर को बचाने का जरिया मिल गया था। तीनों बच्चे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे थे। रोहित और अनिका भी शादी के बाद एक सुखी विवाहित जोड़े की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कुछ महीनों पहले रोहित ने इस चीज़ की कल्पना भी नहीं की होगी कि उसकी लाइफ इतना बड़ा मोड़ ले लेगी और रोहित अनिका के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। ये सारी बातें सोचकर रोहित मन ही मन मुस्कुराने लगा। रोहित मन ही मन ये भी सोचने लगा कि अनिका का प्यार पाने के लिए वो एक रात तो क्या 10 जन्मों तक भी अनिका का इंतज़ार कर सकता था। तभी अचानक अनिका रोहित की ओर मुड़ी और मुस्कुराकर कहने लगी, अगर तुम इस वक्त ये सोच रहे हो कि कब तुम्हारा प्यार पूरा होगा तो। अनिका आगे कुछ कहने से पहले रुक गई। रोहित की दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। रोहित जानना चाहता था कि अनिका आगे क्या कहने वाली थी। तभी अचानक अनिका ने रोहित के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तो तुम मेरे जागने का इंतज़ार करना होगा।
ये कहने के बाद अनिका तो गहरी नींद में सो गई थी, मगर रोहित के लिए अब सोना बेहद मुश्किल हो गया था। रोहित की दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि रोहित का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। अब रोहित को बेसब्री से इसी बात का इंतजार था कि कब अनिका जागेगी। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। रोहित अनिका अपने सपने देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। रोहित अनिका अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिता रहे थे। बिल्कुल एक आम परिवार की तरह ही रोहित और अनिका रोज काम करते, घर आकर बच्चों की देखभाल करते, बच्चों के साथ खेलते और एक दूसरे के साथ बेहद प्यार से रहते। तकलीफ़ें रोहित और अनिका की ज़िंदगी से कोसों दूर हो चुकी थी। अब आने वाले दुनिया में रोहित और अनिका को अपने लिए सिर्फ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थी। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही रिया को पढ़ाई करने के लिए काफ़ी प्रेशराइज कर रहे थे, जो कि रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। रिया रोहित से कंप्लेन करती और रोहित अपने दोनों बेटों को जमकर डांट लगाता था। दोनों बेटे ये समझ गए थे कि बेटी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुके उनके पापा को ये समझना बेहद मुश्किल हो गया था कि अगर रिया ने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया तो उसके फ्यूचर पर इसका कितना बुरा परिणाम हो सकता है। हालांकि अनिका ये बात अच्छी तरह से समझती थी, मगर अब तक रोहित और रिया के प्यार को देखकर अनिका ये समझ गई थी कि बचपन से बिन बाप के पली लड़की को अब संभालना उसके बस में नहीं था। एक हफ्ते बाद क्रिस्टोफर के चेहरे के जख्म कुछ कुछ सूखने लगे थे। तभी अनिका क्रिस्टोफर का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल पहुंची। अनिका क्रिस्टोफर के चेहरे पर एक कॉस्मेटिक सर्जरी करने वाली थी। जब क्रिस्टोफर को इस कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में पता चला, तब क्रिस्टोफर ने अपने सर पर अपना एक हाथ रखते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, अरे ये बात अगर मुझे पहले पता होती तो मैं अपने चेहरे पर इतना घातक एसिड डालता ही नहीं। मैं तो सिर्फ तुमसे कह सकता था कि मेरे चेहरे पर कॉस्मेटिक सर्जरी करके मेरे शक्ल को अलग कर दो, है ना। मुझे इतना दर्द बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद अनिका कुछ देर तक खामोश रही और फिर क्रिस्टोफर की इस बात का जवाब देते हुए कहा, वैसे तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कॉस्मेटिक सर्जरी के ज़रिए मैं तुम्हारा पूरा चेहरा बदल सकती थी और अभी भी मैं यही करूँगी। तुम्हें एक नया चेहरा दूंगी। बताओ किस तरह का चेहरा पसंद करोगे तुम। क्रिस्टोफर अब तक तो डॉक्टर अमृता की काबिलियत के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था और उसे पूरी तरह से यकीन था कि अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता उसकी सर्जरी बखूबी निभाएंगी। इसलिए कुछ देर तक अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका से कहा, मुझे एक ऐसा चेहरा दो जो रोहित से ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम हो। रोहित की तरह ही मुझे अपने होठों के नीचे ठुड्डी पर एक काला तिल चाहिए। बाकी की शक्ल भी ऐसी हो कि किसी तरह रोहित और मैं अगल बगल में खड़े हों तो लोगों की नज़रें मुझ पर पड़े और उस पर नहीं। इन शॉर्ट मुझे रोहित से ज़्यादा हैंडसम बना दो। क्रिस्टोफर की यह बात सुनने के बाद अनिका ने कुछ देर तक सोचने के बाद क्रिस्टोफर से कहा, देखो सच कहूँ तो रोहित से ज़्यादा हैंडसम चेहरा बनाना तो शायद ऊपर वाले ने ही बंद कर दिया है। फिर मैं तो सिर्फ एक आम डॉक्टर हूँ। जो काम ऊपर वाला नहीं कर पाया तो मैं वो कैसे कर सकती थी। अनिका के इस टॉन्ट से ही क्रिस्टोफर समझ गया था कि अनिका रोहित से कितना प्यार करती थी। अनिका ने क्रिस्टोफर से ये कह दिया था कि अनिका की नज़रों में रोहित से हैंडसम लड़का इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं था, इसलिए वो ऐसे किसी चेहरे के बारे में सोच भी नहीं सकती थी जो रोहित से ज़्यादा हैंडसम लगे। क्रिस्टोफर का ऑपरेशन लगातार 8 घंटों तक चलता रहा। अनिका ने अपनी पूरी नॉलेज लगाकर क्रिस्टोफर का चेहरा बदलने की कोशिश की थी। क्रिस्टोफर के चेहरे पर कॉस्मेटिक सर्जरी पूरी होने के बाद क्रिस्टोफर का पूरा चेहरा फिर से बैंडेज से कवर कर दिया गया। क्रिस्टोफर के चेहरे पर काफ़ी स्टिचेस लगाए गए थे। कुछ स्टिचेस आने वाले 7 दिनों में खुलने वाले थे तो कुछ के खुलने के लिए 1 महीने का और इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही क्रिस्टोफर के असली चेहरे को देख पाना पॉसिबल होता। क्रिस्टोफर अपने नए चेहरे को देखने के लिए काफ़ी बेकरार था, मगर वो भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इस तरह की खतरनाक सर्जरीज को हील करने में काफ़ी वक्त लग सकता था। क्रिस्टोफर वहीं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ अपने नए चेहरे का इंतज़ार करता रहा। यहाँ हॉस्पिटल में क्रिस्टोफर अपने नए चेहरे का इंतज़ार करता रहा और वहाँ मारवा हाउस में रोहित और अनिका अपने बच्चों के साथ अपनी रूटीन लाइफ में बिजी हो गए। मिनट घंटों में बदल गए, घंटे दिन में, और दिन कब पूरे 1 महीने में बीत गए ये किसी को पता ही नहीं चला। आज वो दिन था जब क्रिस्टोफर के चेहरे से स्टिचेस खुलने वाले थे। क्रिस्टोफर को एक नया चेहरा मिलने वाला था। क्रिस्टोफर इस बात को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था। वो देखना चाहता था कि उसका नया चेहरा पहले से ज़्यादा खूबसूरत था या पहले से कुछ कम। क्रिस्टोफर अच्छी तरह से जानता था कि उसे आज नई आइडेंटिटी मिलने वाली थी।
क्रिस्टोफर के चेहरे से बैंडेजेस और उसके चेहरे पर जो बचे हुए स्टिचेस थे उसे उतारना भी एक काफ़ी पेनफुल प्रोसेस था। इसलिए क्रिस्टोफर को फिर से एनेस्थीसिया लगाया गया। क्रिस्टोफर जानता था कि इस बार वो दोबारा अपनी आंखें खोलेगा तब उसे एक नया चेहरा मिल चुका होगा। मगर कुछ घंटों के बाद जब क्रिस्टोफर ने अपनी आंखें खोली तो ये देखकर वो चौंक गया कि वो हॉस्पिटल के किसी वार्ड में नहीं बल्कि एक बड़े से जहाज में समुद्र के बीचों बीच कुछ आदमियों से घिरा हुआ था। अपने आसपास खड़े आदमियों को देखकर क्रिस्टोफर चौंक गया। वो समझ गया था कि ये रोहित की चाल थी। रोहित क्रिस्टोफर को अपने परिवार से कहीं दूर भेजना चाहता था। अपने सामने खड़े आदमी से क्रिस्टोफर ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? उस आदमी ने क्रिस्टोफर की बात का जवाब देते हुए कहा, रोहित सर ने कहा है कि हम आपको वहाँ ले जाएं जहाँ आप जाना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी की किसी भी जगह को चुन सकते हैं, हम आपको वहीं ले जाएंगे। अपने चेहरे पर धीरे से हाथ घुमाते हुए क्रिस्टोफर ने उस आदमी की ओर देखकर पूछा, ज़रा मुझे बताओ, मुझ में और रोहित में ज़्यादा हैंडसम कौन है? जब कुछ देर तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तब क्रिस्टोफर चिल्लाकर उन सब से पूछने लगा, अरे बताओ, क्या तुम सब अंधे हो? मेरी बात का जवाब दो, मुझ में और रोहित में कौन ज़्यादा हैंडसम है? क्रिस्टोफर की आवाज़ पूरे जहाज में और पूरे समुद्र की लहरों से टकराकर गूंजने लगी। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 5 साल बाद दिल्ली की एक बड़ी सी आलीशान स्कूल के बड़े प्लेग्राउंड में एक 11-12 साल की लड़की, जिसकी शक्ल कुछ हद तक अनिका से मिलती जुलती थी, वो जॉगिंग ट्रैक पर हाँफती हुई नजर आ रही थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रिया थी। थकान की वजह से रिया का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। वो तेज सांसें ले रही थी और जॉगिंग ट्रैक पर अपने घुटनों पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें खींचने की कोशिश कर रही थी। तभी रिया के कानों पर अलेक्जेंडर की भारी और तगड़ी आवाज़ पड़ी। अलेक्जेंडर रिया से कुछ ही कदमों के आगे खड़े होकर अपने भारी और तगड़ी आवाज़ में रिया से कह रहा था, रिया तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो गई हो। बस 2 ही चक्कर में तुम इतना हाफने लगी हो। सारा दिन मोबाइल पर गेम खेलती रहती हो। तुमने अपनी सेहत का भी कोई ख्याल नहीं रखा। मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना होगा। जरा अपने भाई आर्यन की ओर देखो। स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, हमारी ही उम्र का है, मगर उसे 9th ग्रेड में प्रोमोट कर दिया गया है। वहाँ भी एग्जाम में वो हमेशा फर्स्ट आता है। एक तरफ वो है और एक तरफ तुम हो। जरा देखो अपनी तरफ कैसी हालत बना ली है तुमने अपने आप की। उस आर्यन को अगर मैं इस जॉगिंग ट्रैक पर 2 राउंड लगाने के लिए कहता हूँ तो वो 8 राउंड लगाता है, वो भी बिना थके और बिना रुके। और तुम्हें मैं समझा कर थक गया हूँ, मगर तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेती। रिया ने अपने दोनों हाथ बड़ी मुश्किल से अपने कमर पर रखकर तेज सांसें लेते हुए अलेक्जेंडर की ओर देखा और कहा, तुम मुझे इतना टॉर्चर क्यों करते हो? यहाँ जॉगिंग ट्रैक पर 8 चक्कर लगाना और क्लास में फर्स्ट आना ही सब कुछ नहीं होता। दुनिया में और भी काफ़ी चीज़ें हैं सीखने के लिए। अलेक्जेंडर ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, हाँ बताओ मुझे और कौन सी चीज़ है? रिया के पास अलेक्जेंडर की बातों का जवाब नहीं था। रिया सोच कर परेशान हो रही थी कि वो अलेक्जेंडर का क्या जवाब दे। मगर उसे जब अपना कॉन्फिडेंस कमज़ोर होता हुआ नजर आने लगा तब अचानक ही रिया के चेहरे पर गुस्सा छा गया। रिया ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अलेक्जेंडर से कहा, अब बंद भी करो मेरे साथ ये करना। मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती और मैं अब आगे दौड़ भी नहीं लगाने वाली। रिया की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए रिया की ओर देखा और कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ और एक बड़ा भाई होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊं। अलेक्जेंडर पूरी स्कूल में 12 साल की उम्र का सबसे लंबा और तगड़ा बच्चा था। स्कूल के बाकी बच्चे भी अलेक्जेंडर से काफ़ी डरा करते थे। रोहित और अनिका ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि स्कूल में बाकी बच्चे अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन की सही आइडेंटिटी ना जान पाए। स्कूल में रजिस्टर में रिया का नाम रिया गुलेरिया लिखा गया था, जबकि आर्यन का नाम आर्यन मारवा। वहीं अलेक्जेंडर को किसी भी सरनेम की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए उसे सिर्फ अलेक्जेंडर कहकर पुकारा जाता था। अलेक्जेंडर ने जब फिर से रिया पर दौड़ लगाने का दबाव डाला तब रिया काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई और रिया ने प्लेग्राउंड पर
एक पत्थर उठाकर सीधा अलेक्जेंडर की ओर फेंक दिया। हालांकि रिया ने बड़े ही संभल कर वो पत्थर अलेक्जेंडर की ओर फेंका था, मगर जैसे ही वो पत्थर अलेक्जेंडर के सर से टकराया, रिया के कानों पर एक जोरदार आवाज पड़ी। रिया, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? कम टू माई ऑफिस इमीडिएटली। रिया ये देखकर हैरान हो गई कि स्कूल के प्रिंसिपल, जो उस वक्त स्कूल का राउंड लगा रहे थे, उन्होंने रिया को अलेक्जेंडर पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया था। रिया ये भी जानती थी कि स्कूल के प्रिंसिपल रिया को कोई खास पसंद नहीं करते थे। रिया की शरारतों की वजह से वो आए दिन टीचर और प्रिंसिपल की ब्लैकलिस्ट में रहा करती थी। स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। किसी भी बच्चे को मोबाइल स्कूल में अंदर लाना अलाउड नहीं था, मगर आए दिन रिया किसी न किसी बहाने से मोबाइल अपने साथ स्कूल के अंदर ले आती और स्कूल के लेक्चर में भी वो मोबाइल पर गेम खेला करती थी। हालांकि नन्ही सी रिया इतनी शातिर भी थी कि वह पकड़ी नहीं जाती थी। उसके भाई भी कई बार रिया की पनिशमेंट से बचाने के लिए उसकी मदद किया करते थे। हालांकि अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों को पसंद नहीं था कि रिया इस तरह से अपना पूरा बचपन मोबाइल गेमिंग में बिगाड़ दे, मगर रिया को पनिश होते हुए भी वो नहीं देख सकते थे। जब अलेक्जेंडर और रिया प्रिंसिपल के कैबिन में गए तो प्रिंसिपल ने अलेक्जेंडर की ओर देखते हुए कहा, अलेक्जेंडर, तुम अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आते हो, तुम काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हारे आगे एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल करियर पड़ा है, फिर तुम इस तरह की लड़कियों के साथ दोस्ती क्यों करते हो, जिनका न तो पढ़ाई में ध्यान है और ना ही किसी प्रोटेक्टिव चीज़ में, हमेशा मोबाइल पर गेम खेलती रहती है। और आज तो उसने हद ही कर दी। अरे ये हमारा स्कूल काफ़ी रेपुटेटेड स्कूल है, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा इस स्कूल का कोई स्टूडेंट इस तरह से आवारा बच्चों की तरह एक दूसरे पर पत्थर फेंके। प्रिंसिपल जिस तरह से रिया के बारे में बातें कर रहे थे, वो सुनकर रिया का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। रिया अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पापा अगर चाहे तो उसी वक्त पूरा का पूरा स्कूल खरीद सकते थे, मगर रिया ने अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबा रखा था। हालांकि रिया के बड़े भाई अलेक्जेंडर को भी प्रिंसिपल की बात अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए प्रिंसिपल की बात पूरी होते ही अलेक्जेंडर ने रिया का बचाव करते हुए कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि जो बच्चे सिर्फ मोबाइल गेम खेलते हैं वो किसी काम के नहीं होते। मोबाइल गेम खेलने के लिए भी इंसान के दिमाग का काफ़ी स्ट्रोंग होना पड़ता है, एंड आई एम श्योर रिया का दिमाग काफ़ी स्ट्रोंग है और इसीलिए वो हमेशा मोबाइल गेमिंग की चैंपियनशिप जीतती है। खुद प्रिंसिपल भी ये नहीं जानते थे कि अलेक्जेंडर और रिया का असली रिलेशनशिप क्या था। प्रिंसिपल हालांकि ये जरूर जानते थे कि रिया के फॉर्म पर यह लिखा था कि आर्यन रिया का भाई था। स्कूल के ज़्यादातर स्टाफ मेंबर और प्रिंसिपल को यही लगता था कि शायद रिया और आर्यन के पेरेंट्स डिवोर्स्ड होंगे और इसीलिए उनके सरनेम अलग अलग थे। रिया और आर्यन के माँ बाप के बारे में स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और प्रिंसिपल ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। रोहित ने सारा इंतजाम कर रखा था जिससे स्कूल में किसी को डाउट न हो कि आखिर ये 3 बच्चे कौन थे और इनके माता पिता की हकीकत क्या थी। रोहित और अनिका दोनों ने यही चाहा था कि उनके बच्चे बाकी सब बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मली बड़े हों और उन्हीं के बीच रहकर दुनिया में रहने के तौर तरीके सीखे। प्रिंसिपल और स्कूल के बाकी टीचर्स की नज़रों में अलेक्जेंडर के लिए काफ़ी इज्जत थी, इसीलिए अलेक्जेंडर की बात को पूरी तरह से न झुठलाते हुए प्रिंसिपल ने रिया की ओर देखा और कहा, देखो, एक तरफ तुम्हारा भाई है आर्यन, तुम्हारी उम्र का है, तुम्हारा जुड़वा भाई है, तुम दोनों दिखते भी एक जैसे हो, मगर तुम दोनों की हरकतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हारा भाई 9th ग्रेड में प्रोमोट कर दिया गया है और वहाँ भी वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, और तुम हो कि अपनी क्लास में भी सबसे लास्ट आती हो। तुम दोनों का चेहरा देखकर तो कोई भी कह देगा कि तुम दोनों सचमुच के भाई बहन हो, मगर तुम्हारी मार्कशीट देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि तुम दोनों सगे भाई बहन हो। प्रिंसिपल की बात सुनते ही रिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। रिया ने प्रिंसिपल सर की ओर देखकर कहा, जी सर, मेरा भाई है ही कुछ ऐसा। रिया की बात सुनकर प्रिंसिपल साहब ने अपने सर पर अपना हाथ रख लिया और फिर से अलेक्जेंडर की ओर अपनी नज़रें ऊंची करते हुए देखा और कहा, मैं तो सिर्फ तुमसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि तुम रिया जैसी लड़की से दोस्ती मत बढ़ाओ, इससे तुम्हारे करियर पर काफ़ी असर पड़ सकता है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी असर पड़ सकता है। इस स्कूल को बहुत उम्मीदें हैं तुमसे, जरा देखना कहीं ऐसी दोस्ती न कर बैठो कि तुम अपने नाम के साथ साथ अपना फ्यूचर भी मिट्टी में मिला दो।
जैसे जैसे प्रिंसिपल की बात रिया के लिए कड़वी होती जा रही थी, वैसे वैसे अलेक्जेंडर के मन ही मन प्रिंसिपल के लिए गुस्सा भी ज़्यादा तेज होते जा रहा था। मगर प्रिंसिपल ने आज ठान लिया था कि वो रिया का अच्छा सबक सिखाकर रहेंगे। आखिर एक प्रिंसिपल होने की उन्हें जिम्मेदारी भी पूरी तरह से निभानी थी। स्कूल में आए हर एक बच्चे को सही रास्ता दिखाना प्रिंसिपल का काम था और उसके लिए कभी कभी उन्हें बच्चों के लिए साथ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेनी पड़ती थी। प्रिंसिपल अचानक ही अपनी जगह से खड़े हुए और अपने टेबल के साइड में रखी हुई एक लंबी सी छड़ी अपने हाथ में पकड़ी और रिया की ओर आगे बढ़ने लगे। प्रिंसिपल ने सोचा था कि उनके ऐसा करते ही रिया उनकी छड़ी की मार से डर जाएगी और तुरंत प्रिंसिपल से माफ़ी मांग लेगी, मगर रिया की आंखों में कहीं डर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। प्रिंसिपल बड़े ही गुस्से से रिया की ओर आगे बढ़ रहे थे, मगर रिया काफ़ी रिलैक्स होकर प्रिंसिपल की हर हरकत को बड़े ही आराम से देख रही थी। रिया का ये काफ़ी कैजुअल एक्सप्रेशन देखकर प्रिंसिपल को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि छोटी सी बच्ची इतनी बेखौफ कैसे हो सकती है। अक्सर प्रिंसिपल जब स्कूल में राउंड पर निकलते थे तो उनकी आंखों के डर से ही सारे बच्चे अपनी सारी शैतानियां बंद करके अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते थे, मगर रिया जिसे प्रिंसिपल ने स्कूल में मारपीट करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, उसे प्रिंसिपल के कैबिन में खड़े होकर भी कोई डर नहीं लग रहा था। रिया की ऐसी हरकत को देखकर प्रिंसिपल ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रिया की ओर देखा और कहा, तुम जैसे बच्चे ही होते हैं जो बड़े होकर माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला देते हैं। अगर इस उम्र में तुम इतनी बेशरम हो तो बड़ी होकर क्या करोगी पता नहीं, मगर आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखा कर रहूँगा। इस स्कूल के किसी भी बच्चे का फ्यूचर खराब होते हुए मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जैसे ही प्रिंसिपल ने रिया पर छड़ी उठाई, अलेक्जेंडर ने अपने कदम आगे ले लिए और रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। अलेक्जेंडर को इस तरह देखकर प्रिंसिपल ने अपनी छड़ी अपने हाथों में ही रोक ली। अलेक्जेंडर की आंखों में काफ़ी जुनून नजर आ रहा था। अलेक्जेंडर की आंखों का रंग धीरे धीरे लाल पड़ता जा रहा था। प्रिंसिपल को समझ नहीं आ रहा था कि इतने छोटे से बच्चे की आंखों में इतना गुस्सा और इतना जुनून किस तरह नजर आ सकता था, मगर नन्ही सी रिया से ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर के साथ पले बड़े अलेक्जेंडर का स्वभाव भी काफ़ी हद तक क्रिस्टोफर से मिलता जुलता था। भले ही वो क्रिस्टोफर की तरह मासूम लोगों पर अपनी ताकत नहीं आजमाता था, मगर किसी के ऊपर कोई और ताकत आजमाने की कोशिश करता है तो वो ज़रूर उसे बचाने के लिए खड़ा हो जाता है, खासकर तब जब उसकी छोटी बहन के साथ कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो। अलेक्जेंडर की आंखों में गुस्सा देखकर प्रिंसिपल साहब ने अपनी छड़ी तो नीचे कर ली, मगर वो हैरानी से कुछ देर तक अलेक्जेंडर को देखते रहे। कुछ देर बाद अटकती हुई आवाज़ में प्रिंसिपल ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम अपने प्रिंसिपल पर हाथ उठाने वाले थे? तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफरत और जुनून देखकर मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तुम अभी मुझ पर जानलेवा अटैक कर दोगे। प्रिंसिपल की बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी नज़रें झुका ली और प्रिंसिपल से कहा, मैं आप पर अटैक नहीं करने वाला था, मगर आपको किसी पर अटैक करने से रोकने के लिए आगे बढ़ा था। अलेक्जेंडर की इस तरह की हाजिर जवाबी देखकर प्रिंसिपल ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अलेक्जेंडर और रिया से कहा, तुम दोनों कल अपने माँ बाप को यहाँ स्कूल में लेकर आना, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। रिया और अलेक्जेंडर को ये कहने के बाद प्रिंसिपल ने उन दोनों को केबिन से बाहर भेज दिया। जैसे ही बच्चे केबिन से बाहर गए, प्रिंसिपल ने पेरेंट्स कॉन्टैक्ट लिस्ट में से सबसे पहले रिया की मां को कॉन्टैक्ट नंबर अपने मोबाइल में डायल किया। अनीका ने जब प्रिंसिपल साहब का कॉल रिसीव किया तो प्रिंसिपल साहब ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनीका से कहा, मिसेज गुलेरिया, मैं कल आपसे स्कूल में मिलना चाहता हूँ। आपकी बेटी रिया के बिहेवियर को लेकर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जब कॉल डिस्कनेक्ट हुआ तो अनीका हैरान होकर अपने बगल में बैठे रोहित की ओर देखने लगी। इससे पहले कि अनीका रोहित से कुछ कहती कि तभी प्रिंसिपल का फ़ोन नंबर रोहित के फ़ोन पर फ्लैश होने लगा। जब रोहित ने प्रिंसिपल साहब का कॉल अटेंड किया तो प्रिंसिपल साहब की भारी आवाज़ रोहित के कानों में गूंजने लगी। प्रिंसिपल साहब ने रोहित से कहा, क्या मैं अलेक्जेंडर के पिता से बात कर रहा हूँ? रोहित ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल आप कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब ने रोहित से कहा, आपको कल स्कूल में मुझसे मिलने आना होगा। आपके बेटे अलेक्जेंडर के बिहेवियर के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये कहते हुए प्रिंसिपल साहब ने रोहित का कॉल कट कर दिया। रोहित और अनीका दोनों ही हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इतने दिनों बाद स्कूल में ऐसा क्या हंगामा खड़ा हुआ था कि प्रिंसिपल साहब ने रोहित और अनिका को मिलने बुलाया था। रोहित ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि किसी को पता न चले कि अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन मारवा खानदान के बच्चे थे। बच्चों की सिक्योरिटी के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी था और रोहित की प्लानिंग इतनी मजबूत थी कि अब तक कोई ये पहचान नहीं पाया था कि आर्यन, अलेक्जेंडर और रिया की असलियत क्या थी। इससे पहले कि रिया ने स्कूल में कई बार शरारत की थी, मगर हर बार टीचर या प्रिंसिपल रिया को डांट लगाकर उसके माफ़ कर देते थे। अलेक्जेंडर की आज तक कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। अनिका और रोहित दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि अलेक्जेंडर स्कूल में काफ़ी तेज लड़का माना जाता था और स्कूल में अलेक्जेंडर की काफ़ी रिस्पेक्ट भी थी। टीचर और प्रिंसिपल खुद अलेक्जेंडर की काफ़ी तारीफ किया करते थे, मगर उन दोनों को ये नहीं पता था कि अचानक आज ऐसा क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर की शिकायत करने के लिए प्रिंसिपल साहब ने कॉल लगाकर अलेक्जेंडर के पापा को मिलने बुलाया था। अनिका हैरान होकर रोहित की ओर देखने लगी। अनिका ने रोहित से पूछा, ऐसा क्या हुआ होगा स्कूल में कि अचानक रिया और अलेक्जेंडर के दोनों के माँ बाप को मिलने बुलाया है। कुछ देर बाद मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने अनिका की ओर देखकर कहा, अब माँ बाप को बुलाया है तो हमें जाना तो पड़ेगा ही, चाहे तुम्हें रिया की माँ बनकर और मुझे अलेक्जेंडर का पापा बनकर जाना पड़े। मगर जरा चलकर देख लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। रोहित के लिए बच्चों की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। चाहे रोहित अपनी मीटिंग्स में कितना भी बिजी होता, वो हर आधे घंटे में अपने आदमियों से कहकर बच्चों पर एक नज़र रख लेता था। और ये भी कोई कहने की बात नहीं थी कि स्कूल के आसपास रोहित ने काफ़ी सिक्योरिटी तैनात कर रखी थी। हालांकि रोहित और अनिका की ज़िंदगी के लगभग सारे दुश्मन एक के बाद एक उनकी ज़िंदगी से गायब हो चुके थे, मगर फिर भी रोहित मारवा किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, खासकर तब जब सवाल बच्चों का हो। अपनी तरह से इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए रिया और अलेक्जेंडर ने बोर्डिंग स्कूल में जाने का डिसीजन लिया था। सबसे पहले ये बात रिया ने ही कही थी। हालांकि अनिका ने उस वक्त रिया को बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन की बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था, मगर अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आखिरकार रिया अपने डैडी से अपनी बात मनवा कर ही रहेगी, और ऐसा ही हुआ। रिया की जिद के सामने रोहित ने घुटने टेक दिए और अच्छे से अच्छी बोर्डिंग स्कूल में रिया का एडमिशन करवा दिया। हालांकि अनिका को उस वक्त यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मगर जब अलेक्जेंडर ने कहा कि वो भी रिया के साथ बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ाई करेगा, तब अनिका समझ गई थी कि अलेक्जेंडर ने ऐसा डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया था ताकि वो रिया पर नज़र रख सके। रिया ने बोर्डिंग स्कूल जाने का डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो घर पर रही और हमेशा अनिका और अपने दोनों भाइयों की नज़रों के नीचे कैद रही तो वो लोग उसे गेम खेलने से दूर रखेंगे। मगर अगर वो बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन कर लेती है तो वहाँ के हॉस्टल में वो बड़ी ही आसानी से बिना किसी रोक टोक के अपने मोबाइल गेम खेल पाएगी। अलेक्जेंडर और आर्यन के बीच में सारी बातें काफ़ी क्लियर थी। आर्यन बड़े होकर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का हेड बनने वाला था, जिसकी सारी कैपेबिलिटी आर्यन ने छोटी सी उम्र से दिखाना शुरू कर दिया था। आर्यन पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज था। अब आर्यन की शक्तियों को लोगों से छुपाना जरूरी नहीं था, क्योंकि रोहित ने सबके सामने ये ऐलान भी कर दिया था कि आने वाले भविष्य में आर्यन ही मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बनेगा। और इस बात का सबूत आर्यन को अभी से अपनी काबिलियत के जरिए लोगों को देने था। वहाँ अलेक्जेंडर भी आर्यन से पीछे बिल्कुल नहीं था। अलेक्जेंडर को V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज भी दे दिया गया था, जिससे उसकी दिमागी शक्ति पहले से भी 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। बड़े होकर अलेक्जेंडर को इंपीरियल ग्रुप का प्रेसिडेंट बनना था। अलेक्जेंडर पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज था, खासकर साइंस में। क्रिस्टोफर के साथ हुई परवरिश के कारण कभी कभी अलेक्जेंडर का गुस्सा काफ़ी तेज हो जाता था, मगर अनिका जानती थी कि बोर्डिंग स्कूल में अपने ही जैसे बच्चों के साथ रहने के बाद अलेक्जेंडर भी धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी बाउंड्रीज समझने लगेगा। आखिर अलेक्जेंडर के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि उसकी बहन को मोबाइल गेमिंग की दुनिया से बाहर निकालना। रोहित और अनिका को तीनों बच्चों की परवरिश अलग अलग तरीके से करनी थी, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाबी हो चुके थे। अगले दिन सुबह सुबह अनिका और रोहित दोनों रिया और अलेक्जेंडर के स्कूल पहुंचे। प्रिंसिपल ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया था, इसीलिए सीधे ही रोहित और अनिका प्रिंसिपल के ऑफिस में चले गए। केबिन में दाखिल होते ही जब प्रिंसिपल ने अनिका की ओर देखा तो वो अपनी जगह से खड़े हो गए।
अनिका की खूबसूरती, उसकी पर्सनैलिटी, उसके कपड़े, उसकी चाल ढाल देखकर प्रिंसिपल इतना तो समझ गए थे कि अनिका एक काफ़ी रिस्पेक्टेबल खानदान की मेंबर थी। अनिका की आंखों में काफ़ी नींद नजर आ रही थी, जिसे देखकर प्रिंसिपल ने उन्हें बैठने का इशारा किया। प्रिंसिपल अच्छी तरह से जानते थे कि आजकल के माँ बाप सुबह सुबह इतनी जल्दी उठने के आदी नहीं रहे थे। जब प्रिंसिपल की नज़र अनिका के बगल में खड़े रोहित पर पड़ी तो वो और भी ज़्यादा चौंक गए। रोहित बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में अपनी जेब में हाथ डालकर प्रिंसिपल के सामने खड़ा था। रोहित के सूट बूट को देखकर प्रिंसिपल समझ गए थे कि रोहित का बैंक बैलेंस क्या होगा। रोहित को देखते हुए प्रिंसिपल ने अनिका के बगल में रखी हुई चेयर की ओर इशारा करते हुए कहा, प्लीज सर आप भी बैठ जाइए। अनिका के साथ साथ रोहित भी प्रिंसिपल के ठीक सामने रखी चेयर पर बैठ गए। रोहित और अनिका दोनों ही हैरानी से प्रिंसिपल साहब की ओर देख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर उनके बच्चों ने क्या किया था। तभी प्रिंसिपल ने रोहित और अनिका के लिए अपने पियोन के पास कॉफी मंगवाते हुए रोहित और अनिका की ओर देखकर कहा, देखिए मैं आप दोनों के बच्चों से रिलेटेड बात करने के लिए आपसे मिलना चाहता था। प्रिंसिपल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे शुरू करे। प्रिंसिपल इतना जानते थे कि स्कूल में जितने भी बच्चे एडमिशन लेते थे वो काफ़ी पैसे वाले खानदान से हुआ करते थे। आखिर उस स्कूल की फीस स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह की थी कि बड़े बड़े ऊंचे खानदान के बच्चे ही वहां पर एडमिशन अफोर्ड कर सकते थे। और रोहित और अनिका की पर्सनैलिटी देखकर प्रिंसिपल साहब समझ गए थे कि दोनों काफ़ी ऊंचे खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अपने चेहरे से चश्मे उतारते हुए प्रिंसिपल साहब ने अपनी आंख मसली और फिर से चश्मे चढ़ाते हुए रोहित और अनिका से कहने लगे, देखिए आप तो जानते ही हैं कि स्कूल में ऊंचे खानदान के बच्चे ही पढ़ाई करने आते हैं। इतनी ज़्यादा फीस हम चार्ज सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप लोग मेंटली बिल्कुल फ्री हो जाओ, अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। और हम भी यही चाहते हैं कि हम अपने स्कूल में आए बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, उन्हें एजुकेशन दें और उन्हें ज़िंदगी जीने का सही राह दिखाएं। आखिर माँ बाप और गुरुजनों का यही काम होता है कि वो बच्चों को कुछ इस तरह से तैयार करें कि वो आने वाले दिनों में देश की मजबूत नींव बनकर देश को आगे ले जाने के, देश की और समाज की मदद करें। मगर हाँ, ऐसा करने में भी कुछ किस्से ऐसे हो जाते हैं कि हमें इस तरह के पेरेंट्स को बुलाकर उनके साथ बात करना जरूरी हो जाता है। कुछ शरारतें ऐसी होती हैं जिन्हें हंसकर भुला दिया जाता है, मगर कुछ शरारतें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर वक्त आने पर सजा ना दी जाए तो वो शरारतें आगे चलकर गुनाह में बदल सकती हैं। प्रिंसिपल साहब की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर रोहित और अनिका टेंस हो गए थे। प्रिंसिपल साहब ने अनिका की ओर देखकर कहा, आप जरूर रिया की मां होंगी। प्रिंसिपल साहब ने ये अंदाजा इसलिए भी लगा लिया था क्योंकि रिया की शक्ल काफ़ी हद तक अनिका से मिलती जुलती थी। और फिर रोहित की ओर देखकर कहा, ये अगर रिया जी की माँ है तो फिर जरूर आप अलेक्जेंडर के पापा होंगे। प्रिंसिपल साहब की बात पूरी होते ही रोहित ने कहा, हाँ आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं अलेक्जेंडर का पापा हूँ, मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शरारत जरूर अलेक्जेंडर ने ही की होगी, इसमें रिया की कोई गलती नहीं हो सकती। रोहित के मुंह से ये बात सुनकर प्रिंसिपल चौंक गए। तभी अनिका ने रोहित की बात को पूरी तरह से नकारते हुए प्रिंसिपल की ओर देखकर कहा, नहीं नहीं, मुझे यकीन है कि शरारत जरूर मेरी बेटी रिया ने की होगी, अलेक्जेंडर ने कुछ नहीं किया होगा। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर भी प्रिंसिपल साहब को एक जबरदस्त झटका लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चों के पेरेंट्स अपने ही बच्चों के खिलाफ क्यों बोल रहे थे। अलेक्जेंडर के पिता अलेक्जेंडर के खिलाफ बोल रहे थे और रिया की माँ रिया के खिलाफ बोल रही थी। इस तरह का क्रॉस कनेक्शन प्रिंसिपल साहब ने अपने पूरे कैरियर में कभी नहीं देखा था। अक्सर माँ बाप अपने अपने बच्चों की गलतियाँ छुपाकर सारी की सारी गलती दूसरे के बच्चों पर डाल दिया करते थे, मगर ये अजीब माँ और बाप थे जो दूसरों के बच्चों की गलती पर पर्दा डालकर अपने ही बच्चे की गलती दिखा रहे थे। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अपनी बेटी के प्यार का मारा रोहित कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि हर शरारत की शुरुआत रिया ही करती थी। हर बार रिया को प्रोटेक्ट करने वाला रोहित का बर्ताव अनिका को इस बार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अनिका ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए रोहित के कानों में कहा, हर बार रिया ही सही हो ये जरूरी नहीं, हो सकता है कि रिया ने ही शरारत की हो, अलेक्जेंडर ने कुछ न किया हो। अनिका का गुस्सा देखकर रोहित ने भी अपनी आवाज़ धीमी कर ली और अनिका से कहा, हाँ ऐसा भी हो सकता है, मगर मैं जानता हूँ कि रिया छोटी मोटी शरारत कर सकती है,
मगर इतनी बड़ी शरारत नहीं कर सकती कि प्रिंसिपल साहब हमें यहाँ इस तरह उनके ऑफिस में उन्हें मिलने के लिए बुलाएं। प्रिंसिपल साहब को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही उनके सामने बैठे दो अलग अलग बच्चों के पेरेंट्स आपस में क्यों बात करने लगे थे। तभी अचानक उन दोनों की बात के बीच में अपना गला खराशते हुए प्रिंसिपल साहब ने कहा, देखिए मैडम, रिया पढ़ाई में कुछ ज़्यादा तेज नहीं है। ये बात सुनते ही रोहित ने प्रिंसिपल साहब की डेस्क पर अपना हाथ जोर से रखते हुए कहा, किसने कहा रिया पढ़ाई में अच्छी नहीं है? रोहित का ये रिएक्शन देखकर प्रिंसिपल को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आघात लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अलेक्जेंडर के पापा रिया के बारे में इतने सेंसिटिव क्यों थे। अटकती हुई आवाज़ में प्रिंसिपल ने रोहित की ओर देखकर कहा, देखिए मैं अलेक्जेंडर की शरारत के बारे में बाद में बात करूंगा। वो पढ़ाई में तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी बड़ा अजीब बिहेव करता है। ये बात सुनते ही अनिका ने प्रिंसिपल की डेस्क पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, अजीब से आपका क्या मतलब है? वो एक छोटा सा बच्चा है, अजीब कैसे कर सकता है आप उसे? प्रिंसिपल इस बार अनिका की बात सुनकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने सही बच्चे के सही पेरेंट्स को समझा था या नहीं। जहाँ तक उन्हें याद था, उन्होंने रिया की माँ और अलेक्जेंडर के पापा को बुलाया था। फिर ये कैसे हो सकता था कि अलेक्जेंडर के बारे में कुछ बुरा बोलने पर अनिका भड़क रही थी और रिया के बारे में कंप्लेंट करने पर अलेक्जेंडर के पापा रोहित भड़क रहे थे? ये सारा क्रॉस कनेक्शन क्यों हो रहा था? ये प्रिंसिपल साहब की समझ के बाहर था। तभी अनिका ने प्रिंसिपल साहब से पूछा, अच्छा हुआ क्या है वो तो बताइए। तभी प्रिंसिपल साहब ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर रोहित और अनिका के होश उड़ गए। प्रिंसिपल साहब के चेहरे को देखकर रोहित और अनिका समझ गए थे कि वो जो कुछ भी कहना चाहते थे वो बात शुरू करने में काफ़ी हिचक महसूस कर रहे थे। प्रिंसिपल साहब ने अपने सामने टिश्यू पड़े बॉक्स से एक टिश्यू पेपर निकाला। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए रोहित और अनिका की ओर देखकर कहा, देखिए मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ वो बात काफ़ी सेंसिटिव है। आजकल की जनरेशन को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये लोग जितनी जल्दी बात समझते हैं उतना ही खतरनाक इनका दिमाग होता जाता है। आजकल की जनरेशन को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये बच्चे सोचते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और हम उन्हें समझते कुछ और ही हैं। हालांकि इस वक्त प्रिंसिपल साहब बच्चों की नई पीढ़ी के बारे में अनिका और रोहित को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं रोहित और अनिका खुद समझ नहीं पा रहे थे कि प्रिंसिपल साहब क्या कहना चाहते थे। रोहित ने हैरानी से प्रिंसिपल साहब की ओर देखते हुए पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या किया है आखिर बच्चों ने? प्रिंसिपल साहब के चेहरे पर संकोच साफ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद प्रिंसिपल साहब ने अपना ग्लास खराशते हुए अटकती हुई आवाज़ में रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखिए आपका बेटा अलेक्जेंडर और इनकी बेटी रिया सारा दिन साथ में हाथ डाले घूमते रहते हैं। रिया का तो पहले से पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। अलेक्जेंडर पहले तो काफ़ी शांत और पोलाइट बच्चा हुआ करता था, मगर रिया की संगत में वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है। आजकल के बच्चों की सोच बहुत फॉरवर्ड हो गई है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात शायद काफ़ी अजीब लगे। एज ए प्रिंसिपल पेरेंट्स को उनके बच्चों के साथ होने वाली सारी बातें बताना मेरा फ़र्ज है। देखिए आप दोनों के बच्चे अभी 11-12 साल के हैं, मगर आजकल के 11-12 साल के बच्चे अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हो गए हैं। रोहित और अनिका समझ नहीं पा रहे थे कि प्रिंसिपल साहब आखिर कहना क्या चाहते थे। तभी प्रिंसिपल साहब ने फिर से अपना गला खराशते हुए अटकती हुई आवाज़ में कहा, देखिए आप लोगों की जनरेशन में जो फीलिंग्स बच्चों के अंदर 16-17 साल में आती थी, वही फीलिंग्स अब आजकल के बच्चों में 16-17 की उम्र से पहले ही आने लगती है। अरे मैंने खुद हमारे स्कूल में 9th और 10th ग्रेड के लड़के लड़कियों के रिलेशनशिप के बारे में सुना है, मगर इन दोनों बच्चों ने तो हद ही कर दी। अभी 11-12 साल के ही हैं और एक रिलेशनशिप में उतर आए हैं। अरे इन लोगों के रिलेशनशिप के बारे में आखिर समझ ही क्या है? मैं तो आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ये बच्चे अभी से इस तरह के रिलेशनशिप करने लगे तो आगे चलकर उनके लिए ज़िंदगी में रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अनिका और रोहित दोनों प्रिंसिपल साहब की पूरी बात सुनने के बाद हैरान रह गए। अनिका और रोहित दोनों ही यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि वो चाहकर भी प्रिंसिपल साहब को सच्चाई नहीं बता सकते थे कि आखिर अलेक्जेंडर और रिया साथ साथ क्यों घूमते थे। एक बड़ा भाई होने के नाते अलेक्जेंडर रिया की देखभाल करने के लिए ही बोर्डिंग स्कूल में ज्वाइन हुआ था और वो वही काम बखूबी निभा रहा था।
अलेक्जेंडर एक बड़ा भाई होने की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा था, मगर प्रिंसिपल साहब जो रिया और अलेक्जेंडर की असलियत नहीं जानते थे, वो उस रिलेशनशिप को किसी और एंगल से ही देखने लगे थे। जब रोहित ने प्रिंसिपल साहब की पूरी बात सुनी तो वो अपने माथे पर अपना हाथ रखकर बैठ गया। रोहित को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर प्रिंसिपल साहब ने अपनी जगह से उठकर रोहित से कहा, देखिए आप चिंता मत कीजिए, इस तरह के किस्से स्कूलों में अक्सर होते रहते हैं। बच्चे चीज़ें समझते नहीं हैं, मगर हम उन्हें अगर अच्छे से चीज़ें समझाएं तो वो समझ जाएंगे। और फिर अलेक्जेंडर तो काफ़ी समझदार बच्चा है, मुझे यकीन है कि अगर आप और मैं मिलकर उसे समझाने की कोशिश करेंगे तो वह ज़रूर समझ जाएगा। अलेक्जेंडर अपनी क्लास का सबसे होशियार बच्चा है, पढ़ाई में भी नंबर 1 रहता है और डिसिप्लिन में भी उसका कोई जवाब नहीं। बस रिया की संगत में न जाने उसे आज क्या हो गया था कि मैंने रिया को डांट लगाई तो वो मेरे सामने आंख दिखाकर खड़ा हो गया। मैंने अलेक्जेंडर को पहले कभी इस तरह से रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था, मगर आज मैं समझ चुका हूँ कि रिया की संगत की वजह से ही अलेक्जेंडर बिगड़ता जा रहा है। जैसे ही प्रिंसिपल साहब ने ये बात की, रोहित ने फिर से अपना हाथ जोर से प्रिंसिपल साहब की डेस्क पर मारते हुए प्रिंसिपल साहब से कहा, देखिए बार बार रिया का नाम उछालने की कोशिश मत कीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि रिया ऐसी लड़की नहीं है। रिया की संगत का कोई बुरा असर अलेक्जेंडर पर कभी नहीं पड़ सकता। रोहित की ये बात सुनकर प्रिंसिपल साहब अपने सर पर हाथ रखकर अपना सर खुजाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अलेक्जेंडर के पिता रिया के लिए इतने इमोशनल क्यों थे। उन्होंने रोहित को शांत कराते हुए कहा, देखिए मिस्टर, आप शांत हो जाइए। मैं आपके बेटे अलेक्जेंडर की कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनकी बेटी रिया के बारे में कह रहा हूँ। जैसे ही प्रिंसिपल साहब ने अपनी बात पूरी की, रोहित ने फिर से प्रिंसिपल साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा, फिर से आपने रिया का नाम लिया। मैंने आपसे कहा ना, रिया कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई गलती हुई होगी तो जरूर अलेक्जेंडर से ही हुई होगी। प्रिंसिपल साहब को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अलेक्जेंडर के पिता अलेक्जेंडर के ही खिलाफ क्यों बोल रहे थे। रोहित को समझाते हुए प्रिंसिपल साहब ने कहा, देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपका बेटा तो क्लास में हमेशा फर्स्ट रैंक लाता है, किसी भी टीचर को उससे कोई शिकायत नहीं रहती है, मगर आज मैंने अपनी आंखों से देखा रिया अलेक्जेंडर को डांट फटकार लगा रही थी। तब अलेक्जेंडर अपना सर झुकाकर रिया की सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद रिया ने गुस्से में आकर जमीन से एक पत्थर उठाया और सीधा अलेक्जेंडर के माथे पर फेंक दिया। क्या आप जानते हैं कि आपके बेटे की कितनी गहरी चोट लग सकती थी? जैसे ही अनिका ने प्रिंसिपल साहब की ये बात सुनी, अनिका ने भी अपना एक हाथ प्रिंसिपल साहब की डेस्क पर मारते हुए प्रिंसिपल साहब से कहा, क्या कह रहे हैं आप? रिया ने अलेक्जेंडर पर पत्थर फेंका? कहीं अलेक्जेंडर को कोई चोट तो नहीं लगी? रिया ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे अलेक्जेंडर से मिलना है। क्या उसके सर से खून बह रहा है? अनिका का रिएक्शन देखकर अब प्रिंसिपल साहब पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे। वो एक के बाद एक अपने डेस्क पर पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू पेपर निकालकर अपने माथे से बह रहा पसीना पोंछने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आज हो क्या रहा था। प्रिंसिपल साहब को अपनी पूरी जिंदगी में इतना कन्फ्यूजन कभी महसूस नहीं हुआ था। वो बार बार अपने पेपर में ये चेक कर रहे थे कि उन्होंने सही पेरेंट्स को बुलाया था या नहीं। कहीं गलती से वो अलेक्जेंडर की माँ को और रिया के माँ तो नहीं समझ बैठे थे, और रिया के पापा को अलेक्जेंडर के पापा तो नहीं समझ बैठे थे। मगर रिकॉर्ड के मुताबिक उनके सामने बैठी औरत ही रिया की माँ थी और उनके सामने बैठा आदमी ही अलेक्जेंडर का बाप था। मगर बच्चों के बारे में बात करने पर उन दोनों के रिएक्शन कुछ उल्टे क्यों आ रहे थे, ये बात प्रिंसिपल साहब की समझ के बाहर थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अपनी बेटी के प्यार में पागल रोहित प्रिंसिपल साहब की बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा, और वो ये कभी नहीं मानेगा कि शरारत रिया ने की थी। अनिका को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि रिया ने अलेक्जेंडर पर पत्थर फेंका था। प्रिंसिपल साहब एक के बाद एक अपने सामने पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू पेपर निकाल कर अपने माथे से बह रहा पसीना पोंछ रहे थे। उनके चेहरे पर उनका कन्फ्यूजन साफ नजर आ रहा था। मगर अनिका भी जानती थी कि अगर अनिका और रोहित ने प्रिंसिपल साहब का कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की तो उनके ही बच्चे मुश्किल में पड़ सकते थे। आखिर रोहित ने सारी की सारी प्लानिंग सिर्फ इसलिए की थी ताकि बच्चों की सिक्योरिटी पर किसी भी तरह का खतरा न हो। वो प्रिंसिपल साहब को ये नहीं समझा पा रहे थे कि वो जिस रिलेशनशिप को वो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप समझ रहे थे, वो रिलेशनशिप दरअसल एक भाई बहन की रिलेशनशिप थी। एक भाई अपना फर्ज निभाते हुए अपनी बहन
की देखभाल कर रहा था और इसीलिए वो लोग हर बार साथ में घूमते हुए नजर आते थे। अनिका ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर स्कूल में आया ही इसीलिए था ताकि वो रिया की शरारतों पर नज़र रख सके और रिया की दिन भर की गेमिंग की आदत से उसे बचाकर पढ़ाई लिखाई और फिजिकल फिटनेस पर उसका ध्यान खींच सके। अपने माथे से पसीना पोंछने के बाद प्रिंसिपल साहब ने फिर से अनिका और रोहित की ओर देखकर कहा, देखिए हमारे स्कूल में काफ़ी रेपुटेटेड खानदान के बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं। कई बच्चे इस स्कूल से निकलकर देश का नाम रोशन करने के लिए विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ और सीएफओ की पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। किसी ने साइंस के फील्ड में अपना नाम किया है तो किसी ने कॉमर्स के फील्ड में, और आप जैसे ऊंचे ऊंचे परिवार के लोग अपने बच्चों को हमारे भरोसे सिर्फ इसलिए छोड़ते हैं ताकि हम उन्हें भी बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन दे सकें और उनमें बेहतरीन से बेहतरीन संस्कार दे सकें। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आपसे कि रिया हमारे आपे से बिल्कुल बाहर चली गई है। क्लास में भी हमेशा लास्ट आती है, लेक्चर में देर से पहुंचना, टीचर जिस वक्त पीरियड में पढ़ा रही हो उस वक्त मोबाइल पर गेम खेलना, ये सब बातें उसके लिए काफ़ी आम हो चुकी हैं। उसे किसी टीचर का डर नहीं है, न डिसिप्लिन की चिंता है और तो और अब तो अलेक्जेंडर को भी बिल्कुल अपनी तरह ही बना रही है। जब प्रिंसिपल साहब बड़े ही प्यार से अनिका को ये सारी बातें समझा रहे थे तब अचानक रोहित अपनी जगह से खड़ा हो गया और प्रिंसिपल साहब की ओर अपनी एक उंगली दिखाते हुए कहने लगा, देखिए अगर आप बच्चों को संभाल नहीं सकते तो हम किसी और स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवा देंगे, मगर इस तरह एक छोटी सी बच्ची पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती। रोहित मारवा की ये बात सुनते ही प्रिंसिपल साहब ने अपने ही मुंह पर अपना हाथ रख लिया। उन्हें अपनी जिंदगी में इससे बड़ा शौक कभी नहीं लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटे से बच्चे की नई नई रिलेशनशिप में उस बच्चे का बाप इस तरह से अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट कर रहा था जैसे वो उसके खानदान की बहू ही बन गई हो। अनिका अब तक जान चुकी थी कि रोहित का गुस्सा उसकी सारी लिमिट्स पार कर रहा था। रोहित मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अपने आप को संभालना जानता था, मगर जब बात रिया की आती तो रोहित अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता था। अब तक ये बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी थी। रोहित ने तुरंत अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और किसी से नंबर डायल करके बात करने लगा। जब प्रिंसिपल साहब ने रोहित की बातें सुनी तो उनका होश उड़ गया। रोहित कॉल पर किसी से कह रहा था, देखो तुम्हारा ये जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल को अभी के अभी मुझे डिसमिस करवाना है। प्रिंसिपल साहब अच्छी तरह से जानते थे कि स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ने आते थे उन सबके माँ बाप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हुआ करते थे और उनकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक होती थी। मगर प्रिंसिपल साहब को रोहित की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने अपनी जगह से खड़े होते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि आप जरूर किसी बड़े बैकग्राउंड को बिलोंग करते होंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पावर और पोजीशन का नाजायज फ़ायदा उठाकर मेरी नौकरी छीन लें। और फिर मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने आपके बेटे के बारे में तो कोई कंप्लेंट भी नहीं की। मैं इनकी बेटी के बारे में कंप्लेंट कर रहा हूँ, तो आप मुझ पर क्यों अपना सारा गुस्सा उतार रहे हैं। प्रिंसिपल साहब की बात सुनने के बाद रोहित ने अचानक ही अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने मोबाइल फ़ोन पर जोर से ग्रिप बनाते हुए प्रिंसिपल साहब की ओर देखकर कहा, क्योंकि रिया मेरी। इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कह पाता, अनिका ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और जोर से उसका हाथ दबा दिया और धीमी आवाज़ में रोहित से कहने लगी, आप बैठ जाइए, बैठकर प्रिंसिपल साहब से बात कीजिए। प्रिंसिपल अनिका का ये रिएक्शन देखकर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्हें लग रहा था कि उन्हें दिन में तारे नजर आने लगे थे। रिया की मोम और अलेक्जेंडर के पापा के बीच इस तरह के रिलेशनशिप के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अनिका ने जिस तरह से प्यार से धमकाकर रोहित को अपनी जगह पर बैठा दिया था वो देखकर प्रिंसिपल को चक्कर आने लगे थे। वो मन ही मन अपने सामने बैठे कपल को देखकर सोचने लगे, बच्चे तो बच्चे लेकिन पेरेंट्स बाप रे बाप। प्रिंसिपल साहब ने बच्चों के बर्ताव की कंप्लेन करने के लिए बच्चों के माँ बाप को बुलाया था, मगर यहाँ तो बच्चों के माँ बाप का बर्ताव देखकर खुद प्रिंसिपल साहब को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रिया की मम्मी ने अलेक्जेंडर के पापा का हाथ इस तरह पकड़ा था जैसे उन दोनों में
कोई रिलेशनशिप चल रही थी। प्रिंसिपल साहब के लिए ये सारा मामला बहुत कंफ्यूजिंग होता जा रहा था। ऊपर से अलेक्जेंडर के पापा ने प्रिंसिपल साहब को नौकरी से निकालने की धमकी दे दी थी। प्रिंसिपल साहब मन ही मन ये सोचने लगे थे कि जितना इस जनरेशन के बच्चों को समझाना मुश्किल हो गया था, उतना ही मुश्किल हो गया था उन बच्चों के माँ बाप के बर्ताव को समझना। रिकॉर्ड के मुताबिक रिया का सरनेम गुलेरिया था और रिया के भाई की सरनेम मारवा था, जिससे स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल साहब ने भी ये अंदाज़ा लगा लिया था कि रिया की मम्मी का उसके पापा के साथ डिवोर्स हो गया था और अब रिया की कस्टडी उसकी मां ने ले ली थी। इसका मतलब साफ था कि इस वक्त जो औरत प्रिंसिपल साहब के सामने बैठी थी वो एक डिवोर्सी थी। मगर प्रिंसिपल को ये कोइंसिडेंट समझ नहीं आ रहा था कि रिया की मम्मी का ठीक उसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा था जिसके बेटे के साथ रिया दोस्ती बढ़ा रही थी। वो रिया और अलेक्जेंडर को एक दूसरे से दूर करना चाहते थे, मगर अब प्रिंसिपल साहब को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो रिया की माँ और अलेक्जेंडर के पापा को एक दूसरे से कैसे अलग करे। ऊंची सोसाइटी के लोगों के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में प्रिंसिपल साहब ने काफ़ी कुछ सुन रखा था और फिल्मी मैगजीन्स में पढ़ भी रखा था, मगर आज उन्होंने अपनी आंखों के सामने देख लिया था कि ऊंचे खानदान के लोग किस तरह के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के चक्कर में फंसते थे। प्रिंसिपल साहब अब तक ये समझ चुके थे कि अगर उन्होंने अलेक्जेंडर के पापा का गुस्सा जल्दी शांत नहीं किया तो वो किसी भी वक्त अपनी नौकरी से हाथ धो सकते थे। प्रिंसिपल साहब ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए अलेक्जेंडर के डैड, आप बैठ जाइए, आप शांति से बैठ जाइए। आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मुझे अभी अभी ऐसा महसूस होने लगा है कि मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है। अगर इसी तरह से मुझे एक के बाद एक सदमे लगते गए तो हो सकता है कि मुझे हार्ट अटैक भी आ जाए। जैसे ही प्रिंसिपल साहब ने रोहित से ये बात कही, रोहित ने प्रिंसिपल की डेस्क पर पड़ा हुआ पानी का जग अपने हाथों में लिया और एक गिलास में पानी भरते हुए प्रिंसिपल साहब को पानी ऑफर करते हुए कहा, आप पानी पी लीजिए और रिलैक्स होकर बैठ जाइए। प्रिंसिपल साहब ने भी ठीक वही किया जो रोहित ने उनसे कहा। जब प्रिंसिपल साहब अपनी चेयर पर जाकर बैठे तब रोहित ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए आपने रिया की शिकायत करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा कि रिया पढ़ाई लिखाई में पीछे रहती है, उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि रिया किसी का फ्यूचर खराब कर सकती है और रिया की संगत की वजह से किसी और पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। बेशक मेरी बेटी पढ़ने लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बेवकूफ़ है। वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट है। हाँ, उसे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसका IQ लेवल बाकी बच्चों से कम है। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद प्रिंसिपल साहब ने इशारे से रोहित को अपनी जगह पर बैठाते हुए कहा, देखिए ऐसी बात नहीं है, मैंने आपकी बेटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे आप इतना अफेंड हो गए। ये बात कहने के बाद प्रिंसिपल साहब खुद ही अपनी बात पर दंग रह गए। अभी अभी उनके सामने बैठे अलेक्जेंडर के पापा ने ये कहा था कि रिया उनकी बेटी थी, जबकि रिया की माँ उनकी आंखों के सामने खड़ी थी। प्रिंसिपल साहब ने एक बार जोर से अपना माथा हिलाया और फिर से अपने चश्मे सीधे करते हुए रोहित की ओर देखकर पूछा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी बात ठीक तरह से सुनी नहीं। अभी अभी आपने क्या कहा, रिया आपकी बेटी है? रोहित ने अपना एक हाथ प्रिंसिपल साहब की डेस्क पर रखते हुए कहा, हाँ रिया मेरी बेटी है और उसे अफेंड करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, आपको भी नहीं। और आपने रिया के साथ जो बदतमीजी की है उसके लिए मैं आपको ज़रूर सज़ा देकर रहूँगा। अनिका जान चुकी थी कि रिया के प्यार में पागल उसके पापा रिया के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अनिका ये भी जान चुकी थी कि प्रिंसिपल साहब ये नौकरी पक्का जाने वाली थी। वहाँ रोहित की बातें सुनकर प्रिंसिपल ने अपने दोनों हाथ अपने माथे पर रख लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अभी अभी जो कुछ भी सुना था वो सच था या उनका कोई वहम था। उनके सामने बैठी औरत रिया की माँ थी, जो अलेक्जेंडर के पिता के साथ अफेयर में थी और अलेक्जेंडर के पिता रिया को अपनी बेटी बता रहे थे। रिया के स्कूल रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा था कि रिया का सगा भाई आर्यन मारवा था। अगर रिया अलेक्जेंडर के पापा की बेटी थी और आर्यन और रिया जुड़वा थे, इसका मतलब ये हुआ कि आर्यन भी अलेक्जेंडर के पापा का बेटा था, मगर अलेक्जेंडर रिया का भाई नहीं था। स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक ये सारी बातें काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गई थी। रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। रोहित ने फिर से कॉल लगाकर अपने आदमियों से कुछ कहा और फिर रोहित ने अपना फ़ोन प्रिंसिपल साहब के हाथों में थमा दिया। प्रिंसिपल ने जब फ़ोन को अपने हाथों में लिया
और कान को लगाया तो वो धीरे धीरे अपनी जगह से खड़े होते गए। प्रिंसिपल साहब का तबादला कर दिया गया था। वो अपनी चहीती नौकरी से हाथ धो बैठे थे। हालांकि उन्हें नौकरी से निकाला नहीं गया था और रोहित के ही कहने पर उन्हें अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बात करने के लिए छोटी सी सजा सुनाई गई थी। रोहित ने खास तौर पर स्कूल के ट्रस्टी से शिकायत करके ये कहा था कि रिया के इंसल्ट करने के जुर्म में स्कूल के ट्रस्टी प्रिंसिपल को हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दें, मगर ट्रस्टी की रिक्वेस्ट पर रोहित ने तबादले का समझौता मान लिया था। प्रिंसिपल साहब भी अब तक जान चुके थे कि उनके सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि ट्रस्टी को अपनी जेब में लेकर घूमने वाला इंसान था। अब रोहित के साथ ज़्यादा बहस करने का या आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब नहीं था। फ़ोन रोहित के हाथ में थमाते हुए अटकती हुई आवाज़ में फटी हुई आंखों से प्रिंसिपल साहब ने रोहित और अनिका की ओर देखकर पूछा, क्या मैं सिर्फ इतना जान सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? मेरा मतलब है ये रिया और अलेक्जेंडर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अनिका ने धीमी आवाज़ में प्रिंसिपल साहब का कन्फ्यूजन दूर करते हुए कहा, अलेक्जेंडर और रिया भाई बहन हैं। अनिका का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद प्रिंसिपल साहब शॉक हो चले थे। प्रिंसिपल साहब के मन में और कई सवाल खड़े हो गए थे। उनमें से एक सवाल को अनिका ने प्रिंसिपल साहब की आंखों में ही पढ़ लिया था। अनिका ने उस सवाल का जवाब देते हुए प्रिंसिपल से कहा, आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर ट्रिप्लेक्स हैं। अनिका की बातें सुनने के बाद भी प्रिंसिपल साहब के मन में काफ़ी सवाल उठ रहे थे और काफ़ी कन्फ्यूजन अभी भी उनके दिल में बाकी था, मगर वो अच्छी तरह से जानते थे कि अब ज़्यादा सवाल पूछना भी उनके लिए अच्छा नहीं होगा। रोहित ने प्रिंसिपल साहब के डेस्क पर एक हाथ रखते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो, इससे ज़्यादा तुम्हें न कुछ जानने की ज़रूरत है और न ही हमें तुम्हें कुछ बताने की। इतना समझ लेना कि यहाँ इस कैबिन में जो कुछ भी बातें हुई हैं और तुम्हें जो कोई भी सच्चाई पता चली है वो तुम्हारे अंदर ही रहनी चाहिए, वरना अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारा तबादला कराया है, अगली बार सीधा नौकरी से हाथ धो बैठोगे और तुम जानते नहीं कि तुमने किससे पंगा ले लिया है। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। तुमने मेरी बेटी के बारे में जो कुछ भी कहा उसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर होता रहेगा, और अगर हमारे परिवार से जुड़े हुए राज को तुमने किसी को सामने शेयर करने की कोशिश की तो इतना याद रखना कि मेरी मर्जी के बिना तुम इस पूरे देश में तो क्या, इस पूरी दुनिया में सांस भी नहीं ले सकते। अनिका जान चुकी थी कि रोहित काफ़ी ओवर रिएक्ट कर रहा था। रोहित नन्ही सी रिया के लिए कितना पॉजिटिव था, ये बात अनिका अच्छी तरह से जानती थी, और दिन ब दिन रिया के लिए रोहित की पॉजिटिवनेस भी बढ़ती जा रही थी। ये बात भी अनिका अच्छी तरह से जान चुकी थी। इससे पहले कि रोहित प्रिंसिपल साहब को कुछ ज़्यादा बातें सुनाता, अनिका ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और उसे कैबिन से बाहर ले गई। प्रिंसिपल साहब अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि उनसे आज क्या गलती हो गई थी जिसकी उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि सुबह सुबह वो किसका मुंह देखकर घर से बाहर निकले थे, जो आज का दिन उनके लिए इतना बड़ा श्राप बनकर सामने आया था। प्रिंसिपल अपने कैबिन में अपनी चेयर पर अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर अपना सर झुकाकर बैठे रहे। रोहित और अनिका जब प्रिंसिपल साहब की कैबिन से बाहर निकले तो वो धीरे धीरे जाकर अलेक्जेंडर और रिया से मिले। रोहित को देखते ही नन्ही सी रिया ने रोहित की और अपनी बाहें फैला दी। 5 साल पहले जो रिया रोहित के पैरों से लिपट जाती थी, अब वो रोहित की कमर तक पहुंचने लगी थी। 11 साल की अलेक्जेंडर की हाइट अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये कहा जा सकता था कि लगभग 1-1.5 साल के अंदर अलेक्जेंडर की हाइट अनिका की हाइट जितनी ज़रूर हो जाती। अनिका और रोहित से दोबारा मिलने के बाद अलेक्जेंडर ने रोहित की ओर देखकर कहा, प्रिंसिपल साहब ने रिया को मारने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उन्हें आंखें दिखाई। अलेक्जेंडर की पीठ पर शाबाशी देते हुए रोहित ने कहा, बिल्कुल ठीक किया तुमने। तुम्हारी बहन पर कोई आंख उठाकर देखे तो उसे इसी तरह का जवाब दिया करो। अनिका भी ये देखकर हैरान थी कि रोहित को इस बात की चिंता नहीं थी कि अलेक्जेंडर ने अपनी पढ़ाई और अपने स्वभाव के विपरीत जाकर कोई एक्शन लिया, बल्कि रोहित को सिर्फ इस बात की खुशी थी कि अलेक्जेंडर ने रिया के बचाव में कोई कदम उठाया था। अपनी कमर से लिपटी हुई रिया के सर पर हाथ फेरते हुए रोहित ने कहा, अब बस करो बेटा, कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ बोर्डिंग स्कूल में आकर पढ़ना चाहती थी, कोई बात नहीं, अब उम्मीद है तुम्हारा ये शौक़ पूरा हो चुका होगा। अब चलो घर चलो, हम फिर एक साथ ही रहेंगे, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पिछले 5 सालों में नन्ही सी रिया की कोई ऐसी जिद नहीं थी जो रोहित ने पूरी ना की हो। रिया जो चाहती थी उसके सामने हाजिर कर दिया जाता था। अचानक ही कुछ दिनों पहले जब रिया ने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने की जिद की तो रोहित अच्छी तरह से जानता था कि बाकी खिलौनों की तरह रिया ये जिद भी कुछ दिनों में ही उसकी काफ़ी शौक की तरह पूरी हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब रोहित ने रिया को वापस घर लौटने को कहा तो रिया खुशी खुशी मान गई। अलेक्जेंडर ने अपना एक हाथ अपने सर पर मारते हुए रिया से कहा, तुम तो हद ही करती हो, कभी अपने किसी भी डिसीजन पर फर्म नहीं खड़ी रहती। समझ में नहीं आता तुम्हारा क्या करूं। अलेक्जेंडर की इस बात पर रोहित अलेक्जेंडर को घूर घूर कर देखता रहा। जब रोहित अपने पूरे परिवार को फिर से कार में बैठाकर मारवा हाउस की तरफ ले जा रहा था तब अचानक ही अनिका की नज़र स्कूल गेट के बाहर खड़े एक आदमी पर पड़ी। अनिका उस आदमी को देखकर चौंक गई। जब अनिका ने स्कूल के गेट की डायरेक्शन में देखा तब उसे अचानक ऐसा लगा जैसे गेट की सलाखों के पीछे खड़ा हुआ शख्स अनिका और उसके परिवार की ओर देख रहा था। अनिका ने उस चेहरे को पहले भी देखा था। अनिका ने रोहित और बाकी बच्चों को गाड़ी में बिठाने के बाद रोहित से कहा कि वह बच्चों को लेकर घर चले, अनिका पीछे से आ जाएगी। रोहित अनिका के इस बर्ताव से काफ़ी हैरान हो गया था। रोहित यहाँ वहाँ देखकर अनिका से पूछने लगा, क्या हुआ, तुम अचानक इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? तुम किसे बार बार ढूंढने की कोशिश कर रही हो? अनिका ने ना में अपना सर हिलाते हुए रोहित से कहा, किसी को नहीं, मुझे अचानक कुछ काम याद आ गया। तुम आगे चलो, मैं कुछ देर में आती हूँ। रोहित और बच्चों के जाने के बाद अनिका धीरे से स्कूल के गेट की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका को पक्का यकीन था कि उसने किसी की जानी पहचानी आंखों को आसपास कहीं देखा था। जब अनिका स्कूल के गेट के पास पहुंची तब वहां कोई खड़ा नहीं था, मगर जब अनिका ने गेट के बाहर गीली मिट्टी की ओर देखा तब उसे एहसास हो गया कि अभी अभी वहां पर कोई खड़ा था जिसके कदमों के निशान मिट्टी पर नजर आ रहे थे। अनिका ने मन ही मन कुछ सोचा और फिर अचानक दौड़कर प्रिंसिपल के केबिन की ओर जाने लगी। जब अनिका प्रिंसिपल की कैबिन के पास पहुंची तब एक काला कोट पहना हुआ आदमी कैबिन की ओर अपने भारी कदम आगे बढ़ा रहा था। इससे पहले कि वह आदमी कैबिन के अंदर दाखिल हो पाता, अनिका ने उस आदमी को उसके कंधे से पकड़ लिया। जब अनिका ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाकर देखा तब उसे एहसास हुआ कि यह वही चेहरा था जिसे 5 साल पहले अनिका ने अपने हाथों से बनाया था। अनिका के सामने जो इंसान खड़ा था वह और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टोफर था। अनिका क्रिस्टोफर को 5 साल बाद उसके कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद मिल रही थी। अनिका जान चुकी थी कि क्रिस्टोफर उस प्रिंसिपल को सबक सिखाने के लिए अंदर जा रहा था। क्रिस्टोफर का एक हाथ मजबूती से पकड़ते हुए अनिका ने क्रिस्टोफर की ओर आंखों में आंखें डालकर कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे चेहरे के साथ साथ तुम भी पूरी तरह से बदल गए हो। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम प्रिंसिपल की जान लेने जा रहे थे? क्रिस्टोफर ने अपनी भारी आवाज़ में अनिका को जवाब देते हुए कहा, उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव करने की? अनिका ने क्रिस्टोफर को संभालते हुए कहा, अरे बच्चे हैं, स्कूल में शरारत करते हैं, टीचर उन्हें डांटते हैं, कभी कभी मारते भी हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम उनकी जान ले लो। चलो यहाँ से, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। क्रिस्टोफर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, तुमने मेरी शक्ल के साथ साथ मेरी पूरी आइडेंटिटी ही बदल दी। अब मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। हाँ, अगर कोई हमें इस तरह से बात करते हुए देखेगा तो यह जरूर सोचेगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में जरूर कोई चक्कर चल रहा है। क्रिस्टोफर की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अनिका ने क्रिस्टोफर का हाथ पकड़ लिया और उसे स्कूल के बाहर ले गई। स्कूल के बगल में ही बने एक कॉफ़ी शॉप में क्रिस्टोफर को ले जाने के बाद अनिका ने क्रिस्टोफर से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम इतने साल कहाँ थे? क्या कर रहे थे तुम? क्रिस्टोफर ने अपने चेहरे से काला चश्मा उतारकर कॉफ़ी टेबल पर रख दिया और मुस्कुराते हुए अनिका को देखने लगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, मैंने कुछ बच्चों को किडनैप करके उन्हें अपना बंदी बना लिया है और उन्हें एक अंधेरे से कमरे में कैद कर दिया है। अनिका और रोहित ने भी अपने आदमियों के जरिए क्रिस्टोफर की हर चाल पर नज़र रखी थी। क्रिस्टोफर जो कह रहा था उसमें आधा सच था और आधा झूठ। यह बात अनिका पहले से जानती थी। दरअसल क्रिस्टोफर ने कई अनाथ और बेघर बच्चों को गोद ले लिया था और उन्हें अपने साथ रख लिया और उनकी देखभाल करता था। भले ही क्रिस्टोफर पूरी तरह से इमोशनल नहीं था, मगर वह अनाथ और बेसहारा बच्चों को
दर बदर भड़कते हुए नहीं देख सकता था। क्रिस्टोफर ने अपना पूरा बचपन एक अंधेरे कमरे में गुजारा था। कहने के लिए क्रिस्टोफर किंग का बेटा था। उसके पास सब कुछ था, मगर सब कुछ होते हुए भी उसके नसीब में कुछ नहीं था। क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर से प्यार करता था, मगर वक्त ने और हालातों ने अलेक्जेंडर को भी क्रिस्टोफर से दूर कर दिया था। अब अनाथ और बेसहारा बच्चों का सहारा बनकर क्रिस्टोफर कहीं न कहीं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था। अनिका और रोहित दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि भले ही क्रिस्टोफर का हृदय परिवर्तन हो चुका था, मगर किसी भी वक्त क्रिस्टोफर के अंदर का जानवर वापस जाग सकता था, और इसीलिए अपने आदमियों के जरिए रोहित ने क्रिस्टोफर नज़र बनाकर रखी थी। मगर कुछ ही दिनों के बाद रोहित और अनिका को इस बात का एहसास हो गया था कि भले ही क्रिस्टोफर ने अपने तेवर नहीं बदले थे, मगर क्रिस्टोफर का मन पूरी तरह से बदल चुका था। वह आदमी जिसके नाम से दुनिया के खतरनाक से खतरनाक लोग थर थर कांपते थे, वह आदमी बेसहारा और अनाथ बच्चों का मसीहा बन गया था। क्रिस्टोफर को वापस जाने की नसीहत देकर अनिका कॉफ़ी शॉप से बाहर निकलने लगी। तभी अचानक क्रिस्टोफर ने अनिका को रोकते हुए पूछा, सुनो, मैं तुमसे एक सजेशन लेना चाहता हूँ। अनिका अपनी जगह पर रुककर क्रिस्टोफर की ओर मुड़कर देखने लगी। क्रिस्टोफर अपनी जगह से उठकर अनिका की ओर पास आया। क्रिस्टोफर ने अपने चेहरे पर अपने सनग्लासेस लगा लिए और अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर दबी हुई आवाज़ में उसने अनिका से कहा, मेरे पास एक बच्चा है जिसकी कहानी बहुत अजीब है। बाकी बच्चे उसे काफ़ी चिढ़ाया करते हैं। लोग उससे दोस्ती नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है जैसे बाकी बच्चे उसे एक तरह से नफरत करने लगे हैं। अनिका इस बात पर हैरान होकर क्रिस्टोफर से पूछने लगी, क्यों, ऐसा क्या किया था उस बच्चे ने? क्रिस्टोफर ने जवाब देते हुए कहा, उस बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, मगर उस बच्चे के बाप ने कई लोगों का खून किया था। वह बच्चा एक मर्डरर का बेटा है। उसी की वजह से बाकी के बच्चे उससे दूर ही रहते हैं और उसे कहते हैं कि एक दिन वह भी उसके बाप की तरह ही हो जाएगा और इंसानियत का दुश्मन बन जाएगा, और ऐसे बच्चे से दूर ही रहना अच्छा होता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस बच्चे की परवरिश कैसे करूं। क्रिस्टोफर की बात सुनकर अनिका भी कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने लगी। क्रिस्टोफर बेसब्री से अनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। अनिका ने कुछ देर तक सोचने के बाद क्रिस्टोफर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है वह उस बच्चे को ही करना होगा। उसे लोगों से लड़ने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है, नफरत की नहीं। किसी का पैदा होना किसी के बस में नहीं होता, मगर मरते वक्त उस इंसान को कैसा होना चाहिए